नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने हमारा संविधान किस तरह से बना वो सब हमने देखा। दोस्तों, आज हम आगे के आर्टिकल स्टार्ट करना था आज हमें, तो हम इस आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं, हमारे जो भारतीय संविधान है, इसमें कितने आर्टिकल हैं दोस्तों? इसमें है दोस्तों 395 आर्टिकल्स, यानी इतने हमारे क्या है, अनुच्छेद। एंड अगर बात करें दोस्तों भाग की, तो कितने भाग है इसमें? इसमें 22 भाग। और बात करें अनुसूची की, तो कितनी अनुसूचियां हैं? वो है 12। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में ही। दोस्तों, अगर मैं हम काउंटिंग करें टोटल, कि अगर ए बी सी करके कितने भाग है, या ए बी सी को भी अगर मैं अलग आर्टिकल काउंट करूं, टोटल आर्टिकल हो जाते हैं हमारे 448। कितने अनुच्छेद हो जाते हैं? 448। ठीक है, तो कितने टोटल अनुच्छेद हैं? 448। एंड अगर भाग की बात करूं तो कितने हो जाते हैं? 25। 25 भाग हो जाते हैं। ठीक है, इनमें से कौन कौन जुड़ जाता है? इसका अगर भाग की बात करें तो इसमें एक तो 4A जुड़ा था, दूसरा 9A, 9B एंड 14A। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई ये 22 है, 22 एक दो तीन चार, तो ये तो 26 भाग होने चाहिए। तो दोस्तों, सातवां जो भाग था, भाग 7, इसको दोस्तों अब क्या कर दिया गया? इसको अब निरस्त कर दिया गया, यानी इसको ऑब्सोलीट कर दिया गया, इसको ऑमिट कर दिया गया भारतीय संविधान से। क्योंकि ये क्या बताता था, ये हमें जो राज्य हैं हमारे, उनको 3 भाग में डिवाइड करता था। कुछ कुछ उसमें प्रावधान थे उनके बेसिस पर, जिसको अब क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। यानी सभी के सभी राज्य है, कितने राज्य हैं? 28। तो यानी ये 28 जो स्टेट्स हैं, 28 जो राज्य हैं, वो सारे के सारे क्या है, सब में अब समान रूल लागू होगा। ठीक है, पहले इसमें 3 कैटेगरी थी, ए बी एंड सी, 7वें भाग में, जिसके बिहाफ पे हमारे ए बी एंड सी कैटेगरी में राज्य बटे हुए थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कितने राज्य हैं? 28। सब में सेम रूल लागू होगा, जो कि हमारी केंद्र सरकार बनाएगी। अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से नए रूल्स बनते हैं। ठीक है, और उनको लागू किस तरह से किया जाता है। ओके, तो 28 राज्य हैं, और यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारी? 8। 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले भाग से, जिसमें दोस्तों हमारे संघ के बारे में, यानी जो हमारा भारत देश है उसमें, और जिन राज्यों को मिला के बना हुआ है, यानी उन राज्यों और संघ के बारे में हमारा क्या है, भाग 1। ठीक है, तो भाग 1 में क्या मिलता है हमें? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये कहाँ तक आर्टिकल्स लाई करते हैं? ये 1 से 4 तक लाई करते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, दूसरा है दोस्तों भाग नागरिकता का। ये है 5 से 11 आर्टिकल, यानी अनुच्छेद 5 से 11 का प्रावधान है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा भाग में होते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार। अभी हम आगे चल के ये एक एक भाग को पूरा विस्तृत रूप से समझेंगे। सिर्फ मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमारे कौन से भाग में किस किस बारे में उल्लेख है, और कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में उसको वो आते हैं। ठीक है, तो 12 से 35 है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों भाग 4 में हमारे राज्यों के नीति निर्देशक तक, यानी राज्य किस तरह से होना चाहिए, क्या क्या उसको गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, वो सारे के सारे नीति निर्देशक तत्व किसमें? 35 से 51 तक। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों 4A, जो कि हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्यों का है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का कहाँ से है? ये 51 है। इसमें दोस्तों 11 ड्यूटीज डाली हुई हैं। ठीक है, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11। ओके, इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर पांचवा है दोस्तों संघ, यानी अब क्या आ गया कि ये आ गए संघ की कार्यपालिका। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक? ये 52 से 151 आर्टिकल तक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले भाग से, यानी क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ ऑल स्टेट। यानी इंडिया जो कि क्या है, भारत, क्या होना चाहिए? राज्यों का संघ होगा। और साथ ही जिन राज्यों का संघ होगा वो सारे कहाँ पे मेंशन्ड है? वो सारी के सारे किस में मेंशन्ड है? अनुसूची 1 में। किसमें मेंशन है? अनुसूची 1 में। हमने कल पढ़ा था क्षेत्र, यानी सारे के सारे राज्य, और कितना उनका क्षेत्रफल है, कितनी सीमा है। ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ मेंशन्ड है? अनुसूची 1 में। ठीक है,
अनुच्छेद 2 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 2, सांसद, सांसद होती है आपकी लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। इसको शक्ति देता है एक ऐसे नियम बनाने की जिससे वो नए राज्यों का गठन कर सके, ठीक है। तो भाग आर्टिकल 2 में क्या है, यानी अनुच्छेद 2 में क्या है? सांसद की वो शक्ति जिससे नए राज्य वो गठित कर सके, ठीक है। अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3 ये है कि जो भी नए राज्य का निर्माण हुआ है या वर्तमान राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमाओं में परिवर्तन है कुछ भी, वो अनुच्छेद 3 में रहेगी वो शक्ति सांसद की, यानी ये भी सांसद की ही शक्ति है कि वो नए राज्यों का गठन करेगी अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है। और अनुच्छेद 3 के तहत क्या करेगा? अनुच्छेद 3 के तहत उसको ये शक्ति प्रोवाइड है, यानी सांसद को ये शक्ति प्रोवाइड है कि वो उन राज्यों में यानी जो राज्य ऑलरेडी हैं, ठीक है, उनमें उनकी सीमाओं में या उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। और इसके बाद एक और आता है अनुच्छेद 4, यानी आर्टिकल 4। दोस्तों इसमें क्या है? इसमें है वो प्रावधान है जिसके तहत ये आर्टिकल अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, ये दोनों के तहत सांसद विधि बनाती है, ठीक है। और साथ ही वो प्रावधान कि यानी ये जो नियम बनाएंगे, यानी जो जो विधि इनको प्रोवाइडेड है, इनकी शक्ति प्रोवाइड है सांसद को, किस किस आर्टिकल को चेंज, किसके आर्टिकल के तहत? 2 और 3, कि वो राज्यों को चेंज कर सके, यानी नए राज्य बना सके, और साथ ही क्या कर सके? उनके नाम और उनके क्षेत्र में परिवर्तन कर सके, ठीक है। तो आप जानते हैं कि भाई अनुसूची 1 में क्या है? सभी राज्य मेंशन है। अब हम 2 और 3 के तहत नए राज्य का गठन करेंगे या जो वर्तमान में राज्य है उनके नाम या क्षेत्र में चेंज करेंगे, तो अनुसूची 1 भी चेंज होगी, और साथ ही साथ अनुसूची 1 के और 4 भी चेंज होगी, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र आते हैं इसमें भी, ठीक है ना। तो अनुसूचित यानी इस अनुसूची 1 और 4 को 1 और 4 में हमें संशोधन करना पड़ेगा अगर नए राज्यों का गठन हुआ 2 और 3 के तहत। तो वो सारे प्रावधान जिनके तहत अनुसूची 1 और 4 में, ठीक है, वो सारे प्रावधान जिसमें अनुसूची 1 और 4 में संशोधन किया जा सके, वो सारे के सारे किसमें मेंशन्ड होते हैं? 4 में। किसके तहत संशोधन होता है? जो भी हमारी विधि है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की, तो इनके तहत जो भी प्रावधान होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे संशोधन करेंगे आर्टिकल 1, और सॉरी अनुसूची 1 यानी शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 4। नेक्स्ट था दोस्तों हमारा नागरिकता, जो कि कहाँ से कहाँ तक था? 5 से 11 तक। तो 5 से 11 तक नागरिकता देख लेते हैं, ठीक है, जो कि भाग 2 है हमारे भारतीय संविधान का। अब नागरिकता से क्या मतलब है? यानी कि जैसे आप भारत के नागरिक हैं, है ना, तो आपके पास कुछ प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रावधान किसमें है? इसमें दिए गए हैं, किसमें? भाग 2 में, भारतीय संविधान के। और भारत कैसी नागरिकता का प्रावधान है? भारत में एकल नागरिकता का, ये मैंने आपको कल ही बता दिया, जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है ना, ब्रिटेन से लिया ना हमने एकल नागरिकता का प्रावधान। तो ये हमारे भारत में फॉलो होता है, ओके। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम। दोस्तों अभी तक 3 तरह के अधिनियम आए हैं, एक तो 1955 में आया था, एक 1986 में आया था, एक 1992 में आया था, ठीक है। ये 3 प्रावधान है, लेकिन अभी तक जो मेन है वो हमारा 1955 के तहत ही चल रहा है कि किस बेसिस पे कोई भी व्यक्ति को हम भारत का नागरिक कहेंगे, ठीक है। तो ये अधिनियम आया था जिसके अनुसार भारत का नागरिक किस तरह से बना जाता है, ठीक है, या किस तरह से आपको नागरिकता प्राप्त है। तो पहला है दोस्तों जन्म से, ठीक है। आपका जन्म इंडिया में हुआ, यानी जिन व्यक्तियों का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ, ठीक है, जिन व्यक्तियों का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ, वो सारे के सारे जन्म के अकॉर्डिंग क्या हैं? भारत के नागरिक होंगे। लेकिन इसमें 2 अपवाद हैं। क्या क्या अपवाद है? पहला ये कि जो बाहर देश के राजनयिक हैं, यानी जो फॉरेन एम्बेसडर्स यहाँ पे बैठते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको ये नागरिकता जन्म के आधार पे नहीं दी जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी फॉरेन है, यानी जो फॉरेन कंट्रीज से आए हुए लोग हैं, जो भी फॉरेनर्स हैं यहाँ पर, उनके अगर बच्चे यहाँ होते हैं तो उनको भी जन्म के अकॉर्डिंग यानी जन्म के बेस पे उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो ये 2 अपवाद हैं इसमें। बाकी जो जिस व्यक्ति का भी जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद इंडिया में हुआ है, वो जन्म के आधार पर क्या है? भारत के नागरिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वंश परंपरागत द्वारा नागरिकता, यानी कि जिन व्यक्तियों या जिन बच्चों का जन्म चाहे भारत में हुआ चाहे भारत के बाहर हुआ हो, ठीक है, चाहे भारत में हो चाहे भारत के बाहर हुआ हो, लेकिन उन दोनों उस बच्चे के माता पिता में से एक, कोई भी एक
एक भारत का नागरिक है उस टाइम पे, उसके जन्म के टाइम पे, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा है देशीयकरण द्वारा नागरिकता, यानी नेचुरलाइजेशन द्वारा। इसके तहत क्या होता है दोस्तों? इसके तहत ये है कि उस व्यक्ति को जिसको भारत का नागरिक बनना है, ठीक है, उसको देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करनी पड़ेगी, यानी भारत सरकार द्वारा उसको एक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा जिसके तहत वो देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करेगा। यानी ये दोस्तों, ये वाला जो रूल है, ये वाला फॉरेनर्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, यानी जिसका ना तो माता इंडिया की हो, ना पिता इंडिया को, ना उसका जन्म इंडिया में हुआ। ठीक है, तो उसको किस बिहाफ पे मिलेगी? उसको देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, यानी पंजीकृत कराते हैं, है ना। तो इसके तहत क्या होगा दोस्तों? इसमें ये दोस्तों भारतीय लोग नागरिकों के लिए ही है कि हम पंजीकरण, एक प्रमाण पत्र बनवाते हैं ना, तो उसके द्वारा हमें नागरिकता मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है भूमि विस्तार द्वारा, यानी कि मान लो इन फ्यूचर जैसे अभी पाकिस्तान की हालत खराब है, तो इंडिया, मान लो ये पाकिस्तान इंडिया में मिलना चाहे, ठीक है, तो इंडिया की भूमि का विस्तार हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया की भूमि का विस्तार हो गया, तो यानी वहां के नागरिक जो है वो फिर भारतीय नागरिक कहलाएंगे। तो जब जब भूमि का विस्तार होगा, तो उस भूमि में रहने वाले लोग सभी किसके अंडर आ जाएंगे? भारतीय नागरिक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसके द्वारा भी आपको नागरिकता उनको मिल जाएगी अपने आप। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को दोस्तों याद करने का बहुत सिंपल तरीका बताता हूं, इनके फर्स्ट फर्स्ट वर्ड ही याद कर लो। यानी कैसे? जैसे सबसे पहले समानता का, तो समान, समान स्वतंत्रता, समान स्वतंत्रता शोषण के विरुद्ध, समान स्वतंत्रता शोषण के विरुद्ध क्या होगा? धर्म होगा। ठीक है, धर्म होगा। धर्म के बाद क्या होगी? संस्कृति होगी। संस्कृति और शिक्षा होगी। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा। और इसके बाद क्या होंगे? फिर तो उपचार होने ही है, उपचार आ गया। ठीक है, तो क्या है? समान स्वतंत्रता शोषण के विरुद्ध, धर्म, संस्कृति और उपचार। ठीक है, तो इनके तहत ही हमारे आर्टिकल्स आ जाएंगे। पहला है समानता का, यानी 14 से 18 हो गया ये। ठीक है, स्वतंत्रता का यानी 19 से 22 हो गया। ठीक है, शोषण के विरुद्ध दो हैं, 23 और 24। ठीक है, धर्म के लिए हैं हमारे 25 से 28। शिक्षा और संस्कृति के लिए 29 एंड 30। उसके बाद बाकी सब उपचार में आ जाते हैं। ठीक है, 31 से 35 तक। क्लियर? तो ये सारे के सारे हमें आर्टिकल्स याद हो गए। अब देख लेते हैं कि समानता का क्या क्या अधिकार है हमारे पास। स्वतंत्रता के कौन कौन से हैं? शोषण के विरुद्ध किन किन चीजों में शोषण हो सकता है, उनके विरुद्ध है। ठीक है, धर्म का हमारा अधिकार है कि हम कोई भी धर्म स्वतंत्र रूप से फॉलो कर सकते हैं, यानी कोई भी किसी का भी दबाव नहीं है कि हम कोई भी धर्म फॉलो क्यों करें। ठीक है, तो सरकार हम पे प्रेशर नहीं डालेगी कि हमें हिंदू धर्म फॉलो करना है, या इस्लाम धर्म फॉलो करना है, या सिख धर्म करना, या कोई भी क्रिश्चियन करना है, यहूदी करना है, या फिर जोरास्ट्रियन करना है। वो यानी इसको फॉलो करने के लिए हर एक नागरिक पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा, यानी जो माइनॉरिटीज होते हैं, ठीक है, जो माइनॉरिटीज होते हैं वो अपने सांस्कृतिक इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। ठीक है, अपनी भाषा का यूज कर सकते हैं, यानी इसके बिहाफ पे उनको कहीं पे भी रोक टोक नहीं होगी। ओके। नेक्स्ट उपचार, यानी कि अब अगर इन चीजों में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ क्या कहते हैं, लेख जारी करता है, यानी रिट्स जारी करता है। तो वो हम पढ़ेंगे उपचार में, जो कि आर्टिकल नंबर 32 में है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं समानता से। ठीक है दोस्तों, तो समानता का अधिकार कहाँ से है? 14 से 18। स्वतंत्रता का कहाँ से है? 19 से 22। फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध 23 24 है। उसके बाद क्या कहते हैं, स्वतंत्रता किसकी? धर्म को फॉलो करने की, 25 से 28। देन फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी 29 से 30। उसके बाद अनुच्छेद 32 कहाँ पे है? ये सब उपचार हैं इसमें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं समानता से। ठीक है, समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 क्या कहता है? कि भाई विधि सबके लिए समक्ष समानता, यानी कि जो भी कानून बनेगा वो सभी के लिए सेम होना चाहिए।
ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून है, या ये सिर्फ इस्लाम के लिए कानून है, या ये सिख के लिए कानून है। ठीक है, तो ये धर्म के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। अगर एक कानून बनाया, वो सभी लोगों, सभी धर्म के लोगों के लिए समान होना चाहिए। ठीक है, ये अनुच्छेद 14 है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या है कि हम किसी के प्रति भेदभाव की भावना नहीं रखेंगे। किस किस बेस पे भेदभाव होता है भाई? धर्म के, नस्ल के, कास्ट के, लिंग के, जन्म के स्थान के आधार पर भी जो भी हम ये सारे फील्ड्स हैं, इनके बेसिस पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट, आर्टिकल 16 क्या कहता है? ये कहता है कि जितने भी हमारे जो अफसर हैं, है ना, जैसे सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो गई, ओके, तो या फिर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल में आपको एडमिशन लेना है, तो सभी को समान अवसर मिलेंगे, है ना। इसी के बिहाफ पर वो जो कैटेगरी बनती है ना, कि ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी, यानी उनको भी अवसर मिले ऊपर आने के। ठीक है, तो इसी तरह, इसी के तहत उनको ये अधिकार है, यानी अवसर में सबको समान अवसर मिला जाए, दिया जाए। ठीक है, ये उनका अधिकार है। नेक्स्ट है दोस्तों 17। 17 में अस्पृश्यता कांड, यानी जो अनटचेबिलिटी, जो कि गांधी जी ने चलाया था, है ना। तो ये इसमें, इसके तहत क्या है कि अस्पर्श, यानी किसी से हम बच के नहीं चलेंगे इस तरह से कि उसका टच लग गया, या फिर जैसे पहले करते थे लोग, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये उनका अधिकार है। ठीक है, कि हम इसको अंत कर दें, कि भेदभाव की भावना ना रखें। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 18। इसमें क्या है? इसमें उपाधियों का अंत है, केवल सिर्फ दो फील्ड को छोड़कर। जैसे कोई जैसे सेना हो गई, ठीक है, सेना और शिक्षा। ठीक है, सेना और शिक्षा, इन दोनों फील्ड को छोड़कर बाकी जो भी उपाधि होगी ना, कोई किसी को, मतलब कोई किसी को उपाधि नहीं दे सकता। ठीक है, किस किस को छोड़ के? सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि ये अधिकार केवल और केवल किसका है? भारत के राष्ट्रपति का है। या किसी को देनी भी है कि जैसे मान लो राज्य सरकार को किसी को उपाधि देनी है, तो वो पहले किससे करेगा? वो पहले आज्ञा प्राप्त करेगा भारत के राष्ट्रपति से। ठीक है, तो उपाधियों का अंत, की कोई किसी को किसी तरह की उपाधि नहीं बोलेगा। जैसे राजा बोलते थे ना, कि पहले राजा और महाराजा लगा देते, या राजकुमार लगा देते किसी के आगे, तो इन सब का अंत कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि सब समान नागरिक क्या है? समान है। सिर्फ और सिर्फ किसको उपाधि मिलेगी? जिसको राष्ट्रपति चाहता है। जैसे ये जो खेल पुरस्कार, सॉरी, जो कुछ पुरस्कार होते हैं ना, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये जो उपाधि दी जाती है, ये इसी के तहत दी जाती है, केवल और केवल राष्ट्रपति को, जिसका अधिकार है। ठीक है, तो उपाधियों का अंत सिर्फ किस किस को छोड़कर? सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ करके, बाकी किसी में भी हम उपाधि नहीं दे सकते। नेक्स्ट दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है? आर्टिकल 19, जिसमें 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। सबसे पहला है हमें बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो बोलने की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19 के पहले क्लोज में। ठीक है, क्या है? हमें बोलने की स्वतंत्रता है, कि हम किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं कहीं पर भी। तभी तो आज के टाइम में कुछ लोग भारत के पीएम को कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि उनको ये अधिकार प्राप्त है भारतीय संविधान द्वारा, कि वो बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। और जो ये प्रेस होती है ना, जो भी हमारे न्यूज चैनल होती है, ठीक है, तो उनको भी इसी के तहत ही क्या है? अधिकार प्राप्त है इस तरह से बोलने का। ठीक है, नेक्स्ट 19 बी के तहत क्या है? कि शांतिपूर्वक अगर हम कहीं इकट्ठे हो रहे हैं, यानी हमारे पास कोई हथियार नहीं है, यानी बिना हथियारों के कहीं पर भी हम शांतिपूर्वक अपनी सभा कर रहे हैं, या फिर जैसे कोई भी ग्रुप बना रहे हैं, तो वो बनाने का हमें अधिकार है। ठीक है, तो किसके तहत मिलता है ये हमें? 19 बी के तहत। 19 सी के तहत क्या मिलता है हमें? संघ बनाने की स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, 19 डी के तहत क्या मिलता है? देश के किसी क्षेत्र पर आवागमन की स्वतंत्रता। अब हम कहीं भी आ जा सकते हैं अपने मर्जी के अकॉर्डिंग, है ना। यानी किसी भी क्षेत्र में, कि हमें जैसे कोई स्टेट को क्रॉस करना है, या किसी दूसरे स्टेट में जाकर रहना है, ठीक है, रहने का मिलता है हमें 19 ई से। ठीक है, कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और वहां पे बसने की स्वतंत्रता हमें देता है। अगर बात करें दोस्तों नॉर्थ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया में आप बिल्कुल भी एक सिटी से दूसरी सिटी बिना सरकार को बताए जा नहीं सकते। ठीक है, जब तक आपको सरकार आज्ञा नहीं देगी। अगर आप पकड़े गए जाते हो, तो आपको फिर सजा मिलेगी। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्यों में, कहीं पर भी जा सकते हैं घूमने के लिए, या वहां जाकर के रह सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, वहां बस सकते हैं, और साथ ही अपना जो रोजगार है या कोई भी व्यापार है वो कर सकते हैं। तो व्यापार की स्वतंत्रता 19 जी में मिलती है हमें। ठीक है, कोई कोई भी व्यापार और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता हमें कहाँ मिलती है? 19 जी में। ठीक है दोस्तों, ई के बाद जी आया, यानी एफ छूट गया।
ठीक है, तो 19 जो एफ था दोस्तों, उसको अब निरस्त कर दिया गया है। कब कर दिया था? ये कर दिया था दोस्तों 1978 में। 1978 में 44वां संशोधन किया था इसमें, संविधान में, जिसके तहत ये जो आर्टिकल है ये था दोस्तों संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, यानी बेसिकली क्या, भूमि, भूमि से रिलेटेड। अब आप जानते हैं भूमि से रिलेटेड कहाँ पे है। ये अगर मैं अनुसूची की बात करूं तो कौन सी अनुसूची है भूमि के लिए? ये है 9वीं अनुसूची। ठीक है, तो ये इसको यहां से हटा करके, यानी ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको यहां से हटा करके क्या बना दिया गया? ये एक सिर्फ कानून अधिकार बना दिया कि ये इनको सिर्फ कानूनी अधिकार है, इनका ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। कौन सा संशोधन करके? 44वां, जो कि 1978 में हुआ था। क्लियर? तो ये अब मौलिक अधिकार का पार्ट नहीं है 19F। ओके, तो कौन कौन से? A B C D E और G। F नहीं है, जो कि संपत्ति का अधिकार था। ओके, नेक्स्ट, अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत क्या होता है दोस्तों? इसके तहत जो अपराधी है, यानी जो व्यक्ति है जिसने अपराध किया है, पहले उसको कुछ क्या कहते हैं, कुछ उसके लिए भी प्रावधान है आर्टिकल नंबर 20 में। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2 से 3 क्राइम कर रखे हैं, ठीक है, उसको तीनों के लिए एक साथ सजा मिल गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पहले क्राइम के लिए उसको 1 साल की सजा मिली, दूसरे क्राइम के लिए 2 साल की, तीसरे क्राइम के लिए 3 साल की, तो टोटल उसे 3 साल की सजा मिली। ठीक है, तो वो 3 साल की सजा उसने अगर काट ली, तो अगर कोई बोले कि भाई दूसरे क्राइम के लिए इसको 2 साल की सजा और दी जाए और एक पहले क्राइम के लिए एक सजा साल की और दी जाए, तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक क्राइम के लिए केवल और केवल एक बार ही सजा दी जा सकती है। ठीक है, या ऐसा समझ सकते हैं इसको, मान लीजिए कि कोई क्राइम किया जिसके लिए करंट में जो प्रावधान है वो 10 साल की सजा का है, कि उसको भाई 10 साल जेल में काटने हैं। ठीक है, मान लीजिए उसको 10 साल जेल में काटने हैं, करंट प्रावधान के, उसको मिल गई वो सजा। ठीक है, वो काट रहा है, लेकिन बीच में एक ये प्रावधान आया कि अगर इस तरह का क्राइम हुआ तो उसके लिए 10 नहीं 15 साल की सजा अब स्टार्ट हो गई है। ठीक है, यानी अब से बाद में जो कोई कर रहा, कोई ये क्राइम करेगा कमिट, तो उसको 15 साल की सजा होगी। तो ना तो इसकी सजा बदली जाएगी, यानी जब उस टाइम पे उसको मिली है ना, तो सिर्फ उसकी वही रहेगी। और एक अपराध के लिए हमेशा क्या होगा? हमेशा एक एक ही सजा दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 20 उनको अधिकार देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 21, प्राण और वैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो 19 और 20 है ना दोस्तों, ये आपातकाल के टाइम पर भी निरस्त नहीं होते हैं। ठीक है, ये कौन से का आर्टिकल 20 एंड 21। बाकी जितने भी जो हमारे मौलिक अधिकार है वो सबको सस्पेंड कर दिया जाता है अगर आपातकाल लगाए। ठीक है, अभी हम आपातकाल के भी बारे में पढ़ेंगे, जो कि 352 के तहत लगता है, 352, 356 और 360। ठीक है, ये 3 आर्टिकल के तहत, यानी 3 तरह के आपातकाल लगते हैं हमारे भारत में। ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, और साथ ही साथ क्या हो जाते हैं, हमारे सारे मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर दिया जाता है। यानी ना हमें बोलने की स्वतंत्रता रहती, ना हम कहीं घूमने जा सकते हैं उस क्षेत्र में जहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। ठीक है, और ना ही हमें जो हमारे समान जो हमारे राइट्स हैं वो भी सब क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। केवल और केवल किन 2 आर्टिकल को छोड़ के, आर्टिकल 20 में जो प्रावधान है उनको छोड़कर, और आर्टिकल 21 को छोड़कर, बाकी सब सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप। ओके, तो इसमें क्या है, प्राण और वैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, कि आप का रहना थोड़ी ना छीन लेंगे। एक स्लोगन आया था ना, लिव एंड लेट लिव, कि जियो और जीने दो, यानी आप जी सकते हैं आसानी से, और साथ ही अपने स्वतंत्रता, आप स्वतंत्र हैं अपने लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, जिस तरह से आपको जीना है आप जी सकते हैं, अपने रहन सहन करना है कर सकते हैं, कोई इस पे प्रेशर नहीं डालेगा। ओके, तो ये हमें कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, और बाहर देश के जो लोग होते हैं जो यहाँ पर आते हैं, उनको भी इसी, सिर्फ केवल और केवल इसी आर्टिकल का क्या कहते हैं उसको, उनको मिलता है क्या, बेनिफिट। ठीक है, वो उन ये वाला उन पे भी लागू होता है, बाकी कोई लागू नहीं होता है। बाकी जो जितने भी मौलिक अधिकार है वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं।
ओके, फॉरेनर्स के लिए कौन सा है? 21। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21A। दोस्तों ये जो आर्टिकल 21A है ये बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था दोस्तों 86वें संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 2002 में। इसके तहत दो चीजें जोड़ी गई थी 86वें संविधान संशोधन के तहत। पहला तो ये जोड़ा गया था अनुच्छेद, यानी राइट टू एजुकेशन का। किसका जोड़ा गया था? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन कौन सा है? 21A। किसके तहत जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो पारित हुआ था उसके तहत इसको जोड़ा गया। और दूसरी चीज जो जोड़ी गई वो जोड़ी गई 11वें नंबर का हमारा मौलिक कर्तव्य। कौन सा जोड़ा गया? 11वें ड्यूटी, 11th ड्यूटी ऑफ अवर फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि हम 51A आर्टिकल में पढ़ेंगे। ओके, तो ये दोनों जोड़ी गई, जिसके तहत क्या है कि अगर इन केस जो बच्चे हैं कब से कहां तक? 6 से 14 साल के बीच, यानी जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के बीच, उनके अगर कोई पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, अगर उनके कोई पेरेंट्स या कोई लीगल गार्जियन नहीं है, ठीक है, अगर कोई लीगल गार्जियन नहीं है और उसके पेरेंट्स नहीं है, तो ये राज्य सरकार का जिम्मा रहेगा उनकी शिक्षा, यानी उनकी निशुल्क शिक्षा और उसका उपबंध कराने का। ठीक है, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को हाँ, उपबंध कराने का किसका हो जाएगा? राज्य सरकार द्वारा। यानी राज्य को विधि इस तरह से बनानी है कि जो 6 और 14 साल के बच्चे हैं उनको निशुल्क शिक्षा का उनका उपबंध कराया जाए, अगर उसका पेरेंट या कोई लीगल गार्जियन नहीं है। क्योंकि अगर कोई पेरेंट और लीगल गार्जियन है, देन इनकी उनकी वो फंडामेंटल ड्यूटी है कि उनकी 6 से 14 साल के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा जरूर कराएं। ठीक है, तो ये हमारे दो क्या कहते हैं प्रावधान आए थे 86वें संविधान संशोधन 2002 में। पहला आया कि 6 से 14 साल वर्ष की बच्चों की अनिवार्य शिक्षा निशुल्क होनी चाहिए अगर उसका कोई पेरेंट और लीगल गार्जियन नहीं है। दूसरा ये, अगर उसका पेरेंट और कोई लीगल गार्जियन है तो ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि 6 और से 14 साल के बच्चों का अनिवार्य शिक्षा जरूर कराएं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 21A किसके रिगार्डिंग है? राइट टू एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। यानी कि जो व्यक्ति है, ठीक है, उसने कोई क्राइम किया, ठीक है, उसको अरेस्ट किया जाएगा। ओके, तो उसको तीन तरह के जो प्रावधान है, उसको तीन तरह की क्या कहते हैं उनके उसके लिए प्रावधान है इस वाले आर्टिकल में, अनुच्छेद 22 में। क्या है कि वो स्वतंत्र रूप से पहले उसको अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है। ठीक है, उनको देना पड़ेगा, जो भी अधिकारी उसको गिरफ्तार करने गया है उसको उसका जवाब देना पड़ेगा कि मैं उसको गिरफ्तार क्यों कर रहा हूँ। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये कि वो अपना वकील चुनने के लिए स्वतंत्र रूप से फ्री है, यानी कि वो क्या कहते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना वकील चुन सकता है। ओके, तो इस तरह के कुछ प्रावधान है जो हमारे आर्टिकल 22 देता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, भी अपना वो वकील चुन सकता है। फर्स्ट थिंग। दूसरा, उसको क्या कहते हैं वो अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है। और तीसरा ये कि उसको जब गिरफ्तार कर लिया उसके 24 घंटे के अंदर अंदर जो दंड अधिकारी होता है उसके सामने उसको पेश करना है। ठीक है, तो ये तीन चीजों मतलब कुछ तो और भी प्रावधान है जो जो इस तरह में हमें देखने को मिलते हैं आर्टिकल नंबर 22 के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों शोषण के विरुद्ध। अब शोषण कहाँ कहाँ होता है? या तो आप किसी के अंडर कुछ काम कर रहे हो यानी श्रम कर रहे हो तब होगा, या फिर जो चाइल्ड लेबर है उनके लिए होगा। ओके, तो आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर प्रतिरोध। अब कोई मान लीजिए आपने किसी को हायर किया कोई काम करने के लिए, है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जो नौकर होते हैं उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है एक तरह से मालिकों द्वारा। वो सोचते हैं कि वो हमारा काम कर रहा है, हम उसको पैसे दे रहे हैं, तो हमने उसकी जिंदगी खरीद खरीद ली है। ठीक है, तो लेकिन होना क्या चाहिए कि उसने काम किया, हमने उसे पैसे दिए, बात खत्म हो गई, हमारा हमने उसकी लाइफ थोड़ी ना खरीद ली है। उस चीज का शोषण अगर जो टॉर्चर कर होता है तो वो उसका अधिकार क्या है? अनुच्छेद 23 के तहत मिलता है उसको कि मानव के दुर्व्यापार और श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, प्रोहिबिशन होना चाहिए इन चीजों का। ओके, तो वो उसके खिलाफ वो कर सकता है। ओके, तो इन जितने भी मौलिक अधिकार हैं हमारे अभी तक पढ़े हैं, अगर उनका हनन होता है किसी भी केस में तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि भाई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, आप इस पे कार्रवाई कीजिए, तुरंत वहां पर सुनवाई होगी। ठीक है, तो इन सभी चीजों का
ये महत्व है। ओके, तो अगर किसी भी जो श्रम में कोई किसी का क्या कहते हैं हनन कर रहा है इन मौलिक अधिकारों का, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकता है इनके बिहाफ पर। ओके, तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बालकों के नियोजन में का प्रतिषेध। इसके तहत क्या है कि जो बच्चे 14 या 14 साल से छोटे हैं, है ना, कितने, 14 या 14 साल से छोटे हैं, वो कारखानों या जो खाने होती हैं, है ना, माइंस होती है ना, कारखानों या खानों या फिर कोई भी ऐसे काम ना करें जो कि क्या कहते हैं, जो कि लाइफ के लिए हाजार्ड हो, है ना, क्योंकि बच्चे गलती कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें जान का जोखिम हो, ऐसे पदों पर बच्चों को नियुक्त नहीं किया जाएगा। यानी ऐसे बच्चों पर ऐसे अ, यानी ऐसे कार्यों में बच्चों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, उनको भर्ती नहीं किया जाएगा। अगर इनकेस होता है 14 या 14 साल से छोटा बच्चा खान कारखाने या इनके खिलाफ, तो उसके खिलाफ फिर क्या होगी? कार्रवाई की जाएगी। तो आर्टिकल अनुच्छेद ये कहता है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। और चाइल्ड कितने साल का है? 14 साल या 14 साल से छोटा, क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, या तो राज्य सरकार कराएगी विधि द्वारा, या फिर उसके जो लीगल गार्जियन या उसके माँ बाप हैं वो कराएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता। यहाँ पे क्या आता है? इसके तहत आता है 1925, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। ठीक है, इसके तहत क्या है कि धर्म के आबाद रूप को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता ये देता है, कि आप कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, उसको उसका प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी धार्मिक जैसे इनके इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पे जाकर के उसका प्रचार कर सकते हैं। ओके, अनुच्छेद 26 का कहता है धार्मिक कार्यों का प्रतिबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध करा सकते हैं, जैसे जागरण करा देते हैं या भंडारा, या फिर कोई भी क्या कहते हैं, एक तरह से किसी भी धर्म का हम प्रचार कर रहे हो, तो कहीं भी पंडाल लगा करके वहां पे उपदेश दे सकते हैं। तो इन सब चीज के जो स्वतंत्रता प्रोवाइड करते हैं वो किसके तहत मिलती है हमें? अनुच्छेद 26 के तहत। नेक्स्ट, अनुच्छेद 27 क्या कहता है दोस्तों? ये टैक्स में रिलैक्सेशन देता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो चैरिटी के नाम पर, चैरिटी के नाम पे कोई मंदिरों या फिर जो ये आश्रम होते हैं, यहाँ पर वो उनको उनके लिए उन पे मतलब उनको एक तरह से चैरिटी देता है आश्रमों में। ठीक है, तो उस पे उसको क्या देती है सरकार? उसको टैक्स का रिलैक्सेशन मिलता है उस पे। ठीक है, तो यानी किसी भी या धार्मिक संप्रदाय के उन्नति या पोषण में अगर जो खर्च किया है, तो उस पे सरकार उसके ऐसे व्यक्ति को क्या देगी? कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, यानी उस पे वो टैक्स पे रिलैक्सेशन दे देगी। ओके, तो किसी भी धर्म में हो सकता है। ठीक है, चाहे आप मंदिर में दे दीजिए, चाहे आश्रम में दे दीजिए, चाहे मस्जिद में दे दीजिए, चाहे गुरुद्वारे में दे दीजिए, तो उस पे वो एक फॉर्म देते हैं। ठीक है, एक फॉर्म होता है शायद 11A करके, 11-12 समथिंग करके होता है, तो उस पे वो रिलैक्सेशन उसको मिल जाता है टैक्स का। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 28। इसमें क्या है कि राज्य विधि से पूर्ण पोषित, ठीक है, जो भी राज्य विधि यानी कोई सरकारी होगा, सरकारी क्या होगा? शिक्षा संस्थान होगा, ऐसे में किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, है ना। और ना ही जो उस सरकारी संस्था में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पर प्रेशर भी नहीं किया जाएगा कि आप वहां पे जो भी धार्मिक कार्य हो रहे हैं उसमें जरूर भाग ले। क्यों? क्योंकि भाई अलग अलग धर्म के बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, किसी के लिए वो अच्छा है, किसी के लिए वो नहीं करना चाहता, तो इस बात का प्रेशर नहीं डाला जाएगा कि उनको वो करना ही है, जो भी कोई भी जो धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है उस संस्थान में। ठीक है, इसके लिए किसी भी छात्र को या फिर किसी भी विद्यार्थी को बाध्य नहीं किया जाएगा। इसकी उसको पूर्ण स्वतंत्रता है, किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 28 में। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी। जैसे मान लीजिए जो माइनॉरिटीज होती है उनको हमेशा प्रेशर झेलना पड़ता है। ठीक है, तो उनके लिए आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल 30 बनाया गया, जिसमें उनके सभी इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाएगा। इंटरेस्ट यानी कि वो अपनी जो संस्कृति है उसको फॉलो कर सकते हैं, अपनी भाषा जो लोकल रीजनल या मदर टंग कह सकते हैं उनको वो बोल सकते हैं। ठीक है, अपने शिक्षा अपने धर्म की शिक्षा दूसरों को दे सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के लिए कौन सा है? आर्टिकल 29। ठीक है, अब आर्टिकल 30 क्या कहता है? 30 ये कहता है कि भाई जो उनका जो संस्कृति है उसके वो जो क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन है वो बना भी सकते हैं, उसको रन भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद
30 क्या कहता है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उसको प्रशासन करने का अल्पसंख्यक यानी जो माइनॉरिटीज है वो, उनको ये अधिकार मिला हुआ है। ओके, 29 30 दोस्तों काफी बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज यानी 29 आर्टिकल। एंड वो अपने जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रन भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, और गवर्न भी कर सकते हैं यानी एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों उपचार। उपचार में केवल क्या कहते हैं, आर्टिकल 32 ही इंपॉर्टेंट है, तो वही पढ़ेंगे हम। ठीक है, और उपचारों के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, ये कहा था कि जो संविधान के जो उपचार हैं वही क्या है, संविधान की आत्मा है। क्योंकि जितने भी हमने अभी तक अधिकार पढ़े, उनका अगर इनकेस हनन होता है तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम सीधा कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी वजह से उन चीजों का जो प्रोटेक्शन देता है हमें, वो कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट। और किसके तहत देता है, वो इन उपचारों के तहत ही देता है, क्योंकि इनके ही तहत वो रिट्स जारी करता है यानी लेख जारी करता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय कितने तरह के लेख जारी करता है, ये 5 तरह के समादेश जारी करता है यानी रिट्स जारी करता है। जिसका सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, इसके तहत दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने क्राइम नहीं किया लेकिन वो गलती से फंस गया, उसको फंसा दिया गया या फंस गया, वो बिना अपराध के गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो इस केस में वो क्या कर सकता है, ये इस तरह यानी न्यायालय में जाके वो अपनी याचिका दायर कर सकता है कि भाई मैं निर्दोष हूँ, मुझे जबरदस्ती पकड़ा गया है। तो उस केस में क्या करेगा, जो न्यायालय होगा वो क्या करेगा, हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख जारी करेगा, जिसके तहत वो कहेगा जिस अधिकारी ने उसको गिरफ्तार किया है, ठीक है, उसको उसके सामने पेश होना पड़ेगा यानी न्यायालय में, ये इन सब रिपोर्ट्स के साथ कि भाई किस बिहाफ पे तूने इसको अरेस्ट किया, यानी वो जो क्या कहते हैं, जो गवाह और सबूत की जो देने होते हैं, वो उस बिहाफ पे उसको वहां पर देने पड़ेंगे कि इस बिहाफ पे मैंने इसको, ये बंदी यानी ये दोष सिद्धि पाई गई है, इसी वजह से मैंने इसको गिरफ्तार किया है। ठीक है, तो ये इसके जारी होगा। नेक्स्ट दोस्तों है दोस्तों परमादेश यानी मैंडेमस। ये किसके लिए जारी होता है, ये भी सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी न्यायालय जारी करता है। तब जारी करता है जब कोई भी अधिकारी अपने पद का गलत उपयोग कर रहा हो और अपने जो उसको कार्यभार मिला है उसको अच्छे से, यानी वो काम ना कर रहा हो। ठीक है, तो कोई भी अधिकारी अगर काम ना करे, उसके खिलाफ अगर वहां पे जो क्या कहते हैं याचिका दायर हुई होती है, तो उसके खिलाफ ये जारी करता है कि भाई या तो अपना काम करना स्टार्ट कर दे, अदरवाइज फिर कार्यवाही कही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों प्रतिषेध लेख यानी प्रोहिबिशन। ये तब जारी करता है, ये दोस्तों सबसे ऊपर कौन सा न्यायालय होता है, सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, है ना, सर्वोच्च न्यायालय। उसके नीचे होता है दोस्तों उच्च न्यायालय, और उसके बाद होते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोक अदालत या अधीनस्थ न्यायालय कह सकते हैं। ठीक है, तो नीचे होता है अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रतिषेध लेख है, ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी करते हैं अपने अधीनस्थ न्यायालय के लिए, कि अगर मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय है, उनकी कुछ बाउंडेशंस होती हैं। ठीक है, अगर उससे वो बाहर जा करके किसी केस पे कार्यवाही करे, तो उसके लिए प्रतिषेध लेख जारी करते हैं उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अपने अधीनस्थ न्यायालय पर, कि भाई ये तुम्हारे कार्यवाही का ही जो क्षेत्र है उससे बाहर आता है। ठीक है, तो इसलिए ये उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के लिए छोड़ दिया जाए, आप इस पर अपना क्या कहते हैं जो डिसीजन है वो ना लें। ठीक है, तो ये उसके लिए जारी करता है। उत्प्रेषण, ये भी अगेन दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के लिए ही जारी करता है। नेक्स्ट है अधिकार प्रक्षलेख यानी को वारंटो। इसके तहत क्या होता है दोस्तों, इसके तहत होता है कि ये उस व्यक्ति के लिए जारी होता है जिसने जो मान लीजिए कि किसी और कार्यभार के लिए यानी किसी और पद के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन वो किसी दूसरे यानी अपने जो पद है उसके भी ऊपर लेवल पे वो कार्य कर रहा हो। ठीक है, तो इसके लिए वो ये जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, ये रिट जारी करता है कि जिस पद के लिए आपको नियुक्त किया है आप उसी का ही कार्यभार संभालिए, अपने पद से बाहर जो जो सीमा है उसके बाहर आप कार्य नहीं कीजिए, अदरवाइज उसके खिलाफ फिर क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो क्वियो वारंटो उसके लिए जारी होता है। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।
कि एक राज्य को किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, यानी एक अच्छे राज्य बनने के लिए ये सभी सिद्धांत उसको फॉलो करने चाहिए। यानी कि दोस्तों ये जो है क्या कहते हैं, ये जो जितने भी सिद्धांत मेंशन है इसमें, यानी कहाँ से कहाँ तक, ये दोस्तों है आपके क्या कहते हैं 36 से 51 तक। ठीक है, 36 से 51 तक ये आर्टिकल हैं। कौन से भाग में आते हैं, ये भाग 4 में आते हैं। भाग 4, भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं, जिनमें राज्य के किसी एक अच्छे राज्य को ये सारे के सारे जितने भी निर्देशन इसमें मेंशन्ड हैं, जितने भी आर्टिकल मेंशन है उसको फॉलो करने चाहिए। ये दोस्तों क्या कहते हैं कि ये किसी राज्य पे इम्प्लाइड नहीं होते, यानी हम प्रेशर नहीं डाल सकते, ना ही सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ कर सकता कि इन सभी को कोई राज्य मान भी सकता है, वो उसकी मर्जी है। अगर नहीं भी मान सकता तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि उसको ये सारे के सारे मानने चाहिए, या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही, या उसके खिलाफ कोई हम क्या कहते हैं खिलाफ हम कोई याचिका दायर भी नहीं करा सकते सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये वे निर्देशक तत्व है जो किसी राज्य को मानने चाहिए। जिसको मानने जरूरी है ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, चाहे वो राज्य माने इनको या ना माने, ये राज्य सरकार की मर्जी है। ठीक है, तो इनको क्या बोला भीमराव अंबेडकर ने, राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को बोला कि संविधान की ये अनूठी विशेषता। क्या कहा भीमराव अंबेडकर ने इनको, संविधान की, कि भारत के संविधान की ये अनूठी विशेषता है। ठीक है, अब एक अच्छे राज्य को बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, भाई लोक कल्याण की अभिवृद्धि करनी चाहिए, ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जिसमें यानी पुरुष और स्त्री में भेदभाव ना समझा जाए। कोई एक पर्टिकुलर जॉब है, उसे चाहे पुरुष करे चाहे स्त्री करे, दोनों के जो वेतन है वो समान होने चाहिए। ठीक है, उस तरह के नियम होने चाहिए, या इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए कि सभी के लिए नियम कानून समान हो। ठीक है, जितने भी अफसर प्राप्त यानी अफसर निकले, जो भी सरकारी जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स निकलते हैं, सरकारी भर्तियां निकलती हैं, सभी तरह के जो कैटेगरी है उन सभी कैटेगरी के पीपल को समान अवसर मिलना चाहिए। तो ये सारे की सारे चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिर्फ आप इसको रीड कर लीजिएगा कि जैसे लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें नागरिक को सामाजिक आर्थिक और नागरिक न्याय मिले। ठीक है, कि न्याय सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 39 क्या कहता है, आर्थिक न्याय प्राप्ति के सिद्धांत का उल्लेख है इसमें। नेक्स्ट की अगर बात करें कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीवन पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक है, समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व भी हो और नियंत्रण इस प्रकार बांटा जाए कि वो सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन, ठीक है, धन और उत्पादन के साधन का सर्वधारण अहित के लिए केंद्रीकरण हो। ठीक है, तो ये सब के सब यानी कि धन का समान वितरण हो। ओके, तो ये सारे के सारे क्या है, ये नीति निर्देशक तत्व है जो कि एक राज्य को फॉलो करने चाहिए। ठीक है, पुरुष स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो, मैं आपको बता चुका, ये 39 का गृह पार्ट है। ओके, 40 का कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन करें। दोस्तों हालांकि ग्राम पंचायतों के लिए तो आर्टिकल 243 बन चुका था, ठीक है, एक संशोधन द्वारा। ओके, तो इसको आप क्या कहते हैं, ये पहले राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में आता था, जो ग्राम पंचायत का है, कि राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए, जिसके तहत उसको उन विषयों पे काम करने पड़े ताकि उस जो ग्राम की उस वो ग्राम पंचायत है उस ग्राम के भविष्य के लिए या उसके डेवलपमेंट के लिए वो कार्य करे। लेकिन राज्य क्या करते थे, इनका गठन नहीं करते थे, क्योंकि अपनी शक्ति कोई कम क्यों करेगा। भाई कोई राज्य है उसके अंदर जिला होगा, ठीक है, जिला के अंदर क्या होगा, शहर होगा, उसके अंदर क्या होंगे, गांव होंगे। ठीक है, या किसी जिले में गांव भी हो सकते हैं खाली, गांव में अलग अलग पंचायत हो गई, तो यानी कि वो पंचायत यानी जो गांव की जो पंचायत है उनके हाथ वो सौंप दिया गया, तो ग्राम पंचायतों को अधिकार मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी ग्राम को क्या कहते हैं डेवलपमेंट के। ठीक है, तो यानी राज्य का उस पे से कंट्रोल हट जाएगा एक तरह से, है ना, सिर्फ उनको देख सकता यानी मैनेज कर सकता है उनका, क्या कहते हैं इंस्पेक्शन कर सकता है, बट क्रिएट नहीं कर सकता उसके लिए रूल, है ना। तो वो कोई राज्य अपनी शक्ति क्यों कम करेगा, इसी वजह से इसमें ने बनाते नहीं थे राज्य इसको। ठीक है, लेकिन अब क्या इनके लिए अलग से प्रावधान आ गया है संविधान में, तो वो क्रिएट होती है ग्राम पंचायत या नगर में नगर निगम का। ठीक है, इन सब का अभी हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 243 में है दोस्तों ये। ठीक है, जिसमें हम नगरीय स्वशासन और ग्रामीण स्वशासन पढ़ेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 243 में होता है।
अनुच्छेद 41 के तहत कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है, काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा संपूर्ति का संबंध किया गया है। 43 में कामगारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन किया गया है। ओके। 44 कहता है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता हो, जो कि इंडियन पेनल कोड होता है। ओके, उसके तहत वो समान हो हर चीज, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी भी धर्म के लोग, मतलब किसी व्यक्ति ने कोई एक जुर्म किया हो, तो अलग धर्म के बेसिस पर उनको अलग अलग सजा ना मिले, सिर्फ एक सजा हो कि अगर ये जुर्म है तो ये सजा होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो पीपा। ओके, तो यानी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, आर्टिकल अनुच्छेद 44। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया एग्जाम में। ठीक है। 46 कहता है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य जो भी दुर्लभ वर्ग हैं, उनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि के लिए उनको प्रयास करने चाहिए राज्यों को। ओके। 47 कहता है पोषणहार या और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक अ, स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्यों को अलग अलग तरीके के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, जो योजनाएं चलानी चाहिए, योजनाएं चलाई जानी चाहिए। ठीक है, ये उसके कर्तव्य हैं। कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है। नेक्स्ट क्या में क्या है, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। ओके, तो वन्य जीवों की रक्षा भी राज्य सरकार का एक तरह से कर्तव्य है। अगर अदरवाइज दोस्तों, अगर कोई भी किसी भी जीव को, जैसे मान लीजिए जो लोकल रहता है, मेन कुत्ता ही रहता है जो गलियों में रहता है, यानी जो एक तरह से एक समाज में रहते हैं, है ना, स्ट्रीट डॉग्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, अगर उनको उनको पूर्ण तरह से स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी के भी गेट के आगे बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर इन केस कोई इनको मारता है या उनको एक तरह से टॉर्चर करता है, तो उसके लिए भी इंडियन पिनल कोड में 425 धारा है। 425 धारा के तहत उनको 2 साल का कारावास या जो इस तरह का उसने जुर्म किया है, उसके तहत उसको सजा देने की प्रावधान है। ठीक है। अनुच्छेद 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के तहत है ये। ठीक है। और 50 है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अगेन ये मैंने बताया था कि जो वो 3 बॉडीज थी ना, यानी राज्य की कार्यपालिका अलग होती है और संघ की कार्यपालिका अलग होती है। सेम ऐसे ही हाई कोर्ट राज्यों के अलग होते हैं, संघ में तो खैर एक सुप्रीम कोर्ट ही होता है। ठीक है। तो इसको पृथक्करण, यानी कि ये एक दूसरे के काम में बाधा ना डाले, इस तरह से व्यवस्था करें। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए अनुच्छेद 51 है। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य है, ये मैंने बताया। ये कितने हैं? 11 हैं। दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सबसे पहले कब आए थे? ये आए थे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, एक समिति बनी थी। अभी दोस्तों हम आगे जब संघ की कार्यपालिका पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये समिति कैसी होती है, यानी कि स्थायी समिति कौन सी होती है, अस्थायी कौन सी होती है, ये क्यों बनती है, किस लिए, इनका इनका कार्य क्या होता है। ठीक है। तो यानी कोई भी किसी भी चीज पे जो उनको अधिनियम या कोई भी नियम या अधिनियम बनाना है, या कोई भी विधेयक लाना है, उस पर डिस्कशन या उसकी जांच के लिए समितियां बनाई जाती हैं। ठीक है। तो सेम ऐसे मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति द्वारा बनाए गए थे? एक थी दोस्तों सरदार सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर मौलिक कर्तव्य ऐड हुए हमारे संविधान में। क्लियर? तो इसमें कितने थे मौलिक कर्तव्य? 11। यानी शुरू में तो 10 ही थे, 11वां 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो ऐड हुआ था, उसके तहत ऐड हुआ। ओके। तो ये कितने हैं? 11 हैं। इनको भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उनकी आदर्श संस्थाओं इन सब का जो भी राष्ट्रीय सिंबल है, जैसे राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय सिंबल हैं जितने भी हैं, ठीक है, उनका सम्मान करे। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे। ठीक है। देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। भारत के सभी लोगों को समान भ्रातृत्व की भावना रखनी चाहिए, है ना। वी शुड प्रमोट हार्मनी। हमारा सामसाइक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, या जितने भी जो सभी जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस है, उन सबको क्षति ना पहुंचाए। ठीक है, उनका
आदर करे, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, यानी गंदगी ना फैलाए, जैसे ठीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञानवर्धन की भावना और देश के विकास हित और अच्छे कार्यों में लगे, ठीक है। ये उनके सभी का क्या है, कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे, ठीक है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। और लास्ट है दोस्तों, माता पिता, अगर माता पिता नहीं है तो क्या होना चाहिए, लीगल गार्जियन, यानी संरक्षण द्वारा 6 से 14 साल के वर्षों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। तो ये सब चीजों को कौन कराएगा, या तो पेरेंट्स कराएंगे या लीगल गार्जियन। अगर कोई नहीं है तो कौन कराएगा, फिर वो राज्य सरकार विधि द्वारा कराएगी, ठीक है। तो ये उनका कर्तव्य है माता पिता का, कि जो अगर उनका छोटा बच्चा है 6 से 14 साल के बीच का, तो उसकी सारी अनिवार्य शिक्षा का जो जिम्मा है वो इनका, ये कर्तव्य किनका होगा, उसके माता पिता का होगा, ठीक है। या माता पिता नहीं है तो उसका संरक्षण जो होगा, या ये जो लीगल गार्जियन होगा, ठीक है, ये उसका दायित्व है या कर्तव्य है, ठीक है दोस्तों। तो ये 11वें नंबर की ड्यूटी है, जो कि कब ऐड हुई थी, 86वें संशोधन में 2002 में। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों संघ की कार्यपालिका। यानी यहाँ पे हम क्या आ गए हैं, ये आ गए हैं दोस्तों कि अब देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जितने भी उच्च अधिकारी हैं, वो किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह से उनकी नियुक्ति होती है, किस तरह से उनका कार्य होता है, किस तरह से वो अपना पद त्याग कर सकते हैं या पद ग्रहण करते हैं, ठीक है। जो भी प्रोसेस है हमारे पूरा भारत का, यानी भारत सरकार का, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं संघ की कार्यपालिका में। जो कि किस से भाग है, जो कि भाग 5 है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, ये है दोस्तों 52 से 151 तक, ठीक। तो इसको अब पढ़ते हैं हम। भारत में दोस्तों सांसदीय व्यवस्था को अपनाया है। क्यों, क्योंकि दोस्तों सांसद क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। क्योंकि ये ही जो लोकसभा और राज्यसभा है, यही क्या बनाती है, यही अधिनियम नियम बनाती है, यानी विधि बनाती है। इसी वजह से मान लीजिए कोई भी विधेयक है, वो कहाँ पे आता है, सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में आएगा। अगर वो धन विधेयक है तो फिर लोकसभा में आएगा डेफिनेटली। अगर कोई नॉर्मल कोई अलग विधेयक है, ठीक है, कोई भी सामान्य विधेयक है, वो सबसे पहले कहाँ आ सकता है, या तो लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा, ठीक है। इन केस मान लीजिए वो लोकसभा में आया, तो लोकसभा में पहले क्या होगा, उस टॉपिक पे डिस्कशन होगा, ठीक है। फिर जब पक्ष और विपक्ष अपने क्या कहते हैं, दोनों अपना क्या कहते हैं मत रखेंगे, फिर उस पे क्या होगी, उस पे चुनाव यानी मत लिया जाएगा। अगर वो पूर्ण बहुमत से पारित हो गया, फिर वो जाएगा दूसरे सदन में। दूसरा सदन कौन सा है, राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में जाएगा, वहां से भी सक्सेसफुली पारित हो जाता है, फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास। देन फिर राष्ट्रपति के किसी होते हैं उस पे होते हैं, सिग्नेचर होने के बाद फिर वो क्या करेगा, फिर वो पारित हो जाएगा। ओके, तो ये सारा काम क्या होता है, ये ज्यादातर सांसद के हाथ में है, जो डिस्कशन हुआ उन क्या कहते हैं उन टॉपिक्स पे, ओके, जिस पर वो अधिनियम बनाना चाह रहा है। तो हमारे भारत में कैसी व्यवस्था है, सांसदीय व्यवस्था है, ओके। तो जो मंत्री परिषद है दोस्तों, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्या करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, ओके। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री की सिफारिश पर उसके मंत्री परिषद को भी नियुक्त करता है राष्ट्रपति, ठीक है। अभी हम उसको नियुक्ति हमें पढ़ेंगे कि जो उन किसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति, ओके। तो किसको करता है, सबसे पहले प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। देन प्रधानमंत्री के सुझाव पर प्रधानमंत्री का जो मंत्री परिषद है, यानी उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनको नियुक्त करता है, ओके। तो इन चीजों को वो क्या करता है, या नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा। तो जो मंत्री परिषद है, यही लोकसभा का पार्ट होता है, ओके। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ये, ठीक है। क्योंकि प्रधानमंत्री भी अगेन किसको उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति को होता है, लेकिन वर्ग बैठता कहाँ पे, वो लोकसभा में बैठता है। तो अतः राष्ट्रपति क्या है, केवल नाम मात्र की कार्यपालिका है। नाम मात्र की कैसे, कि केवल उसके सिग्नेचर होंगे, देन वो फिर अधिनियम बन जाएगा, है ना। तो लेकिन वास्तविक कार्यपालिका कौन सी है, जो वास्तविक है वो कौन सा है, वो है प्रधानमंत्री, क्योंकि उसी के नेतृत्व में लोकसभा में वो जो भी विधेयक है वो पारित हुआ। तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल क्या है, ये वास्तविक कार्यपालिका है, यानी रियल है, डे जोर एंड डे फैक्टो इन्हीं के लिए यूज होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या है, नाममात्र कार्यपालिका है, और वास्तविक कौन है,
प्रधानमंत्री है उसका मंत्रिपरिषद। ओके। देन दोस्तों राष्ट्रपति आता है, इसका अनुच्छेद 52 में मेंशन्ड है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि देश का प्रथम नागरिक होगा। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है जो कि देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। ओके। तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। अगर राज्य की बात करूं तो उसमें राज्य का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों राज्यपाल। अगर शहर की बात करूं या नगर की बात करूं तो नगर निगम में प्रथम नागरिक होता है मेयर। ओके। और सेम ऐसे ही जो ग्राम है, ग्राम का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों ग्राम प्रधान। ओके। तो देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। देन योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होंगी, वो अनुच्छेद 58 में मेंशन्ड है। क्या क्या मेंशन्ड है कि पहला वो भारत का नागरिक हो। ठीक है। कितनी आयु पूरी कर चुका हो? 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो। ओके। दोस्तों सेम ही किसके लिए है? ये उपराष्ट्रपति के लिए भी सेम ही है। ओके। उपराष्ट्रपति के लिए भी सेम ही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में क्या है, वो राज्यसभा का सदस्य चुनने क्या कहते हैं, निर्वाचित किए जाने योग्य हो। लोकसभा का राष्ट्रपति के लिए और राज्यसभा का उपराष्ट्रपति के लिए। ओके। नेक्स्ट क्या है? लाभ का पद धारण नहीं कर सकता हो। दोस्तों लाभ का पद यानी कि कोई और डिपार्टमेंट ना संभाल रहा हो वो, जैसे लोकसभा या राज्यसभा में। अब इसमें कुछ कुछ लाभ के पद नहीं होते। कौन कौन से नहीं होते? जैसे वो पहले से ही राष्ट्रपति हो, उसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। उपराष्ट्रपति हो, इसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राज्य के मंत्री परिषद का वो क्या कहते हैं, वो हिस्सा हो, उसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। और बाकी जितना भी बचा वो सब लाभ का पद है। या तो उसको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले उस पद को त्यागना पड़ेगा, या फिर वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता। ठीक है। तो किसी भी लाभ का पद धारण नहीं कर रहा हो राष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो ये सारी की सारी क्या है, योग्यताएं हैं जो कि आर्टिकल नंबर 58 में मेंशन्ड है राष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, जो कि कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 54 में मेंशन्ड है। अब ये जो निर्वाचक मंडल होता है दोस्तों, इसमें जो राष्ट्रपति का होता है, ठीक है, किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा के सभी सदस्य होंगे। ठीक है। लोकसभा, लोकसभा के सभी सदस्य होंगे, केवल दो सदस्यों को छोड़कर। ये दो सदस्य दोस्तों किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लोकसभा में दो सदस्यों को मनोनीत करता है, और राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। ठीक है। तो राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स होंगे केवल 12 को छोड़कर। 12 को माइनस कर दो और लोकसभा में से दो को माइनस कर दो, इनकेस वो प्रेजेंट है तो। ठीक है। तो लोकसभा में कितने लोगों को मनोनीत नॉमिनेट कर सकता है राष्ट्रपति? दो लोगों को। और राज्यसभा में 12 लोगों को। जो भी ये दोस्तों ये आंगल भारत से होंगे, हो सकते हैं ये दो लोग। और ये वाले कोई भी विशेष क्षेत्र से हो सकते हैं, जो कि कला, संस्कृति, खेल को और जितने भी लिटरेचर है, ठीक है, इन सब से जो रिलेटेड होते हैं पर्सन बैकग्राउंड के, उनको राज्यसभा में वो मनोनीत नॉमिनेट कर सकता है। तो ये दोनों छोड़ करके, यानी दो एंगल इंडियन जो निर्वाचन नॉमिनेट करता है, और ये 12 लोगों को जो नॉमिनेट करता है, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो सब क्या करेंगे? राष्ट्रपति का चुनाव में वो क्या होंगे? इंक्लूड होंगे, यानी वो वोट देने का अधिकार है उनको, केवल इन नॉमिनेटेड को छोड़ करके। ठीक है। तो लोकसभा के सभी मेंबर हो गए इन दो लोगों को छोड़कर। राज्यसभा के सभी मेंबर हो गए इन नॉमिनेटेड 12 लोगों को छोड़कर। और कौन कौन उसे होते हैं? और होते हैं दोस्तों एमएलए होते हैं सभी राज्यों के। सभी राज्यों के कौन होंगे? एमएलए, यानी कि कौन हो गए? विधानसभा के सदस्य हो गए। ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड दो तीन यूनियन टेरिटरी। दोस्तों 8 यूनियन टेरिटरी है, 28 राज्यों के तो हो ही गई है। ठीक है, 28 राज्य हो गए, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इन 8 यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ और सिर्फ तीन यूनियन टेरिटरी में ही विधानसभा है। ओके, वो कौन कौन सी है? पहली है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी है दिल्ली, और तीसरी है पुडुचेरी। ठीक है। तो इनकी किसमें है सिर्फ विधानसभा? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। केवल इन तीन
इन तीन केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेशों की एमएलए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी इन तीन के जो विधानसभा के सदस्य हैं, वो इसके इलेक्टोरल कॉलेज, इसका जो वो होता है, जो जो यानी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी वोट दे सकता है, उसको इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ मेंबर्स, कौन कौन शामिल हो गए दोस्तों इसमें? यानी राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल हो गए? लोकसभा के सभी सदस्य केवल नॉमिनेटेड को छोड़कर, राज्यसभा के सभी सदस्य केवल नॉमिनेटेड को छोड़कर, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं या मनोनीत कराए जाते हैं, और सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स, एंड तीन यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के सदस्य। कौन कौन से, किस किस सिर्फ किस किस यूनियन टेरिटरी में है विधानसभा? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, इन तीन के सदस्य है। तो ये सब के सब क्या करेंगे? ये सब के सब राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट देंगे, जो कि कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुना जाता है। ठीक है, ये मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूं पहले कि डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन से होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन वो जो हमारे द्वारा चुने जाएं, एंड इनडायरेक्ट वो जिनको हमने चुना है उनके द्वारा जो चुने जाते हैं, है ना, तो वो होते हैं इंटरडायरेक्ट इलेक्शंस। तो ये प्रावधान किसमें मेंशन है? आर्टिकल नंबर 54 में। क्या मेंशन है? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ मेंबर्स फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में जो जो शामिल होंगे, उसका प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 54 में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, ये किसमें मेंशन है? ये आर्टिकल नंबर 55 में मेंशन है। ठीक है, कैसी? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ओके, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जो कि आर्टिकल नंबर 55 में मेंशनड है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक, आप जानते हैं भाई कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष की अवधि तक अपने जो पद है वो धारण करेगा। उसके बाद जब पद समाप्त हो जाएगा, या तो उससे पहले ही इलेक्शन हो जाएंगे, यानी कि जो नया प्रेसिडेंट बनेगा उसके 5 साल के क्या कहते हैं कार्यकाल है, उसका पूरा होने से पहले ही हम नया प्रेसिडेंट चुन लेंगे। अगर इनकेस नहीं चुना जाता है, तो वो तब तक अपना पद संभाले रखेगा जब तक कोई नया राष्ट्रपति चुना ना जाए। ठीक है, तो तब तक वो क्या करेगा? अपने पद की समाप्ति के बाद भी, यानी 5 साल के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी उस पद के लिए निर्वाचित ना हो जाए। ये किसमें मेंशन्ड है? ये मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 56 में। ओके, तो आर्टिकल 56 के तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति का निर्वाचन ना हो जाए, यानी 5 साल पूरे होने के बाद भी वो पद पे बना रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कुछ ऐसे राष्ट्रपति जो कि हमारे जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और उनसे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति आप जानते हैं राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। ओके, इनका कार्यकाल 2 बार का रहा, यानी 2 बार के प्रधान राष्ट्रपति बने, यानी 50 से 62 तक। ठीक है, और ये संविधान सभा के हमारे अध्यक्ष भी रह चुके हैं, क्योंकि पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने सबसे पहली अध्यक्षता संभाली, लेकिन वो अस्थायी थे। लेकिन बाद में कौन बने थे स्थायी रूप से? राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, और साथ ही साथ क्या थे? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए संविधान सभा द्वारा। दूसरे कौन बने थे दोस्तों? राधा कृष्णन। कहाँ से? 962 से 67 तक इनका कार्यकाल रहा। ये भी 2 बार के उपराष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति रह चुके थे 2 बार के, एंड उसके बाद क्या बने? राष्ट्रपति बने। लेकिन उपराष्ट्रपति से पहले दोस्तों ये एम्बेसडर थे, यानी इंडियन एम्बेसडर थे रशिया में। ठीक है, रशिया में थी इनकी नियुक्ति। ठीक है, तो इसको भी आप तथ्य में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, जाकिर हुसैन, सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन, और साथ ही ये कौन थे? ये इनकी जो कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, कभी किसी राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए या उनका पद जो है वो रिक्त हो जाए, ठीक है, तो उस केस में जो उस यानी इंडिया का जो उपराष्ट्रपति होगा ना, वो फिर पदभार संभाल लेंगे राष्ट्रपति का।
इन केस उपराष्ट्रपति भी नहीं होता, देन फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो क्या कहते हैं मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो फिर उस पद को संभालते हैं। अब इन केस वो भी नहीं है, देन फिर सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जजेस जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, अन्य न्यायाधीश, उनमें से किसी को भी, जिसको भी उपयुक्त समझा जाए उसको बना दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति, इनकेस राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभालेगा उसका उनका पद। उपराष्ट्रपति भी नहीं है, देन उनका पद कौन संभालेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेगा। अगर वो भी नहीं है, देन फिर उन 6 या 7 का जो कॉलेग होता है, ठीक है, उनमें से किसी एक न्यायाधीश को फिर वो संभालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरी व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो गई थी, देन उसके बाद वीवी गिरी ने संभाला था कार्यभार। एंड देन उनके बाद फिर क्या हुआ था, फिर ये भी किसी कारणवश चले गए, तो फिर एक थे हिदायतुल्लाह, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने फिर क्या कहते हैं पद धारण किया था। देन फिर उसके बाद इलेक्शंस हुए, देन फिर वीवी गिरी जीते। ठीक है, वीवी गिरी कौन थे? अगेन उपराष्ट्रपति थे उस टाइम पे। देन फरुखुद्दीन अली अहमद कहाँ से कहाँ तक रहे? 74 से 77 तक रहे। ये चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने अपना पद छोड़ करके फिर राष्ट्रपति का पद लिया। ओके, उसके बाद आए नीलम संजीवा रेड्डी, इनका 77 से 82 तक रहा, जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ओके, तो निर्विरोध, ये भी दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचन हुआ जिनका, तो कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट ज्ञानी जैल सिंह, 82 से 87 तक रहा, ये पहले प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, इनका तथ्य लिखते रहिए। आर वेंकटरमन 87 से 92 तक रहे, ये भी उपराष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा 92 से 97, ये भी उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद के आर नारायण 97 से 2002 तक रहे, ये पहले दलित राष्ट्रपति थे। ओके, और आगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आप जानते हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? इनका 2002 से 2007 तक रहा, जो कि एक वैज्ञानिक भी थे, और साथ ही क्या कहा जाता था इनको? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इसलिए ये मिसाइल कार्यक्रम के प्रणेता भी थे। ओके, उसके बाद प्रतिभा पाटिल बनी थी, ये सब राष्ट्र यानी सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनी हमारे भारत की, जिनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। ओके, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। उसके बाद प्रणब मुखर्जी आए। प्रणब मुखर्जी कहाँ से कहाँ तक थे? 2012 से 2017 तक रहे। उससे पहले ये क्या थे? ये वित्त मंत्रालय के मतलब वित्त मंत्री थे। ओके, वित्त मंत्रालय इन्हीं के अंडर था। देन फिर रामनाथ कोविंद आए, उनकी उनका कार्यकाल कहाँ से? 2017 से 2022 तक रहा। ये क्या थे? ये बिहार के गवर्नर थे। ओके, देन फिर अब करंट में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है हमारी भारत की राष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल 2022 से स्टार्ट हुआ है, जो कि अगेन कहाँ तक जाएगा? 2027 तक जाना चाहिए, है ना। देन फिर उसके बाद फिर देखेंगे कब तक जाएगा, अगर दोबारा भी निर्वाचित हो गई है राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति है। यानी जितने भी जो राष्ट्रपति बने थे अभी तक, वो उनका जो जन्म था वो 1947 यानी 15 अगस्त 1947 भारत की स्वतंत्रता से पहले हुआ था। ये जो सबसे पहली बनी है, स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली प्रथम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है हमारे भारत की। ओके, जिनका जन्म की तिथि क्या है? 20 जून 1958। ठीक है, तो ये और साथ ही ये दोस्तों राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की गवर्नर थी? ये भी लिख लीजिए, ये गवर्नर थी झारखंड की। कहाँ की थी? झारखंड की। झारखंड की ये गवर्नर थी। जैसे रामनाथ कोविंद जी कहाँ तक गए थे? ये बिहार के गवर्नर थे राष्ट्रपति बनने से पहले। सेम ऐसे द्रौपदी मुर्मू झारखंड की गवर्नर थी। ठीक है, अब लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? अब वो क्या बन चुकी हैं? राष्ट्रपति बन चुकी हैं भारत की। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले अपना पद त्याग कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को भी अधिकार है कि वो अपना पद त्याग, यानी अपना त्याग पद द्वारा अपना पद छोड़ सकता है। अब पद या तो छोड़ दिया जाए या उनकी मृत्यु हो जाए, तब तो पद खाली हो गया। ओके, लेकिन अगर इनकेस उन्होंने पद छोड़ दिया, तो वो अपना जो क्या कहते हैं त्याग पत्र है, वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को संबोधित कर वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को छोड़ के अपना पद रिक्त कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 56 में मेंशन्ड है। ओके, देन फिर दोस्तों महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगता है आर्टिकल नंबर 61 के तहत। अब ये इम्पीचमेंट किस तरह से लगता है? यानी कि मान लीजिए कि जो राष्ट्रपति है उन्होंने किसी
रूल के तहत या किसी भी कार्य के तहत संविधान का यानी संविधान तंत्र का विफल हो गया एक तरह से उनसे, ठीक है, संविधानिक तंत्र, ठीक है, वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, तो उन पे महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति पर। उसमें क्या होता है, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, उन दोनों से में इन दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में ये पारित होगा, यानी कि एक सबसे पहले ये डिस्कशन के लिए आएगा टॉपिक कि भाई इनका संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है, तो इनको अब महाभियोग लगाया जाए। तो ये महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, ये 14 दिन पहले नोटिस देकर दी जाती है राष्ट्रपति को। यानी क्या करेंगे, सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर उस जो लेटर है जिस पर ये चर्चा हुई है कि कौन कौन इसका समर्थन करते हैं इस महाभियोग का, उसके चौथाई सदस्यों द्वारा, यानी जिस दिन ये क्या कहते हैं, किसी भी सदन में ये जो बिल आया, ओके, महाभियोग का राष्ट्रपति के लिए, वो क्या करेंगे, वहां के 1/4 सदस्यों द्वारा पारित हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, उसको 14 राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस जाएगा कि या तो वो अपने आकर के पैरवी कर सकते हैं, अपने इस केस की महाभियोग के आकर के पैरवी कर सकते हैं कि भाई ये गलत तरीके से मुझ पर लगाया गया है, या अपनी सफाई दे सकते हैं। और इन केस सफाई नहीं दी पाए, एंड देन उसके बाद क्या हुआ, उनको सिद्ध करने के लिए जिस दिन उनको पेश करना था, यानी 14 दिन के बाद फिर वो पेश होगा किसी भी एक सदन में, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में। फिर उसके बाद वहां पे दोस्तों 2/3, कितने, जो भी जितने भी प्रेजेंट है उसके 2/3 द्वारा, बहुमत द्वारा उसको पारित किया जाएगा उस सदन में। अगर वो 2/3 बहुमत से पारित हो गया, देन फिर वो दूसरे सदन में जाएगा। मान लीजिए लोकसभा में आया तो फिर राज्यसभा में जाएगा, अगर राज्यसभा में आया तो वो लोकसभा में जाएगा। देन फिर वो दूसरे सदन में गया, तो फिर दूसरा सदन उसकी जांच करेगा या किसी से करवाएगा सरकारी एजेंसी के द्वारा। अगर वो सिद्ध हो जाती है, फिर अगेन वहां से भी कितने, 2/3, 2/3 मतों से वहां से भी बहुमत मिल गया उसको, देन फिर उसको बहुमत मिलने के साथ ही राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ओके, तो ये है महाभियोग, जो कि अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान है भारतीय संविधान के। ओके, तो सबसे पहले क्या, 1/4 लोगों ने उसको विधेयक को नॉर्मल मतों से पारित कर दिया, 14 दिन का नोटिस किया, 14 दिन बाद अगेन फिर वो क्या कहते हैं वो विधेयक आएगा उस सदन में जिस सदन ने महाभियोग स्टार्ट किया था, फिर वहां के 2/3 लोगों से पारित हो गया, फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर वहां के भी 2/3 बहुमत मिल गया उसको, देन फिर राष्ट्रपति ने अपना पद छोड़ दिया। ओके, तो ये होती है महाभियोग की प्रक्रिया। अब जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति होती है, यानी 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है, उस केस में क्या होता है, निर्वाचन पदावधि समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए 2000, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 2022 में इनका रामनाथ कोविंद जी का लास्ट था, ओके, तो इससे पहले ही ये निर्वाचित, यानी जो उनका उत्तराधिकारी है जो इनके बाद इस पद को संभालेगा, उसका द्रौपदी मुर्मू का क्या कहते हैं, निर्वाचन हो चुका था, ठीक है। अदरवाइज क्या होता, इनको तब तक बने रहना पड़ता अपने पद पर जब तक इनकी दूसरा राष्ट्रपति का निर्वाचन ना हो जाए। ओके, तो इनकी जो पदावधि है 5 साल की, उसकी समाप्ति से पहले ही ये जो चुनाव है ये कर लिया जाता है राष्ट्रपति का, क्योंकि पद रिक्त नहीं रहना चाहिए ना। तो ये अनुच्छेद 62 के पहले क्लोज में मेंशन्ड है ये प्रावधान, कि पहले ही कराना है, इनकेस नहीं कराना, नहीं करा पाए कुछ कारणवश, तो वही राष्ट्रपति तब तक बना रहेगा जब तक नहीं हो जाता, ठीक है। इस केस में दोस्तों क्या है, इस केस में उपराष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, क्योंकि उनको पद से हटाया नहीं गया है ना। तब करेगा उपराष्ट्रपति, या तो मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की, या वो पद को रिक्त कर दे तुरंत, है ना, या महाभियोग द्वारा हो जाए, तो रिक्त होने पे उपराष्ट्रपति को बिठाया जाएगा। बट अगर राष्ट्रपति कंटिन्यू कर रहा है, चाहे कार्यकाल भी समाप्त हो गया, नया निर्वाचन के थ्रू नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया, उस केस में वो राष्ट्रपति ही कंटिन्यू रखेगा जब तक नया राष्ट्रपति ना चुना जाए। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते कैसे मिलते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति की जो मासिक वेतन है वो कितना है, 5 लाख रुपए है। ओके, इसके अलावा उन्हें क्या क्या मिलता है, उनको आजीवन फ्री मेडिकल, यानी वो चाहे पद पे रहें या पद से मुक्त हो जाए, यानी 5 साल के कार्यकाल के बाद, तो उनको आजीवन फ्री मेडिकल मिलेगा। और इलाज की सुविधा समेत अन्य बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, जिसमें कि क्या क्या है, जिसमें कि वो किसी भी, यानी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी है वो दुनिया भर में कहीं भी मुफ्त में घूमने जा सकते हैं, ठीक है, ये सब इनको मिलते हैं।
ओके। और उसके साथ राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ भी होता है, जो कि उनको पद के टाइम पे भी मिलता है और पद के बाद भी उनको मिलता है। साथ ही दोस्तों जो इनको वेतन मिलता है 5 लाख रुपए, इस पे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता, यानी ये टैक्स फ्री होता है। ओके, तो ये टैक्स फ्री होता है इनका जो वेतन होता है राष्ट्रपति का। अब राष्ट्रपति का जब पद यानी जो पदावधि है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है, तो अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन के रूप में इनको कितने रुपए मिलते हैं? 1.5 लाख रुपए तो मिलते हैं। साथ ही जो इनका सेक्रेटरियल स्टाफ है उसके लिए इनको 60,000 रुपए अलग से दिए जाते हैं। ठीक है, तो यानी 2,10,000 रुपए इनको एक तरह से क्या मिलता है? एक तरह से पेंशन के रूप में मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के दोस्तों अधिकार और कर्तव्य क्या क्या है, कि राष्ट्रपति के अंदर क्या क्या कि मतलब किस किस कार्य के लिए हमें जो राष्ट्रपति है वो प्रतिबद्ध है। सबसे पहला है दोस्तों नियुक्ति संबंधी अधिकार। जितने भी उच्च लेवल के अधिकारी हैं उन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होती है। जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है। देन उसके बाद प्रधानमंत्री के सुझाव पे उनके मंत्री परिषद की यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का महान्यायवादी, जिसको हम आर्टिकल नंबर 76 में पढ़ेंगे, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर होता है दोस्तों कैग। कैग होता है दोस्तों कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनका मेंशन है दोस्तों 148 आर्टिकल में, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सभी राज्य हैं उन राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जितने भी आयोग बने हुए हैं उन सभी आयोगों की, जैसे कि जनजाति का आयोग बना हुआ है, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, महिला आयोग बना हुआ है, ठीक है, जितने भी आयोग होते हैं, जैसे कुछ ब्यूरो हो गए, जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। ओके, तो इन सभी की, या जितने भी राजनयिक होते हैं, जो राजदूत होते हैं दूसरे देश में, है ना, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंडियन एम्बेसडर्स होते हैं, उन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी है जो लोक संघ सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये सारे के सारे अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। ओके। नेक्स्ट होते हैं दोस्तों विधायी शक्तियां। अब विधायी शक्तियां कैसे? अब दोस्तों जो लोकसभा है उसका, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, सांसदीय हैं, ठीक है, जो जितने भी विधेयक हैं इन्हीं में ही पारित हुए हैं, क्योंकि वही लेजिस्लेशन है, वही विधायक विधेयक बनाती है ना, जो भी अधिनियम नियम बनते हैं वो उन्हीं के द्वारा बंदे बनाए जाते हैं। उनका जो सत्र है, जो सेशन बैठाते हैं, वो किसके द्वारा बन बैठाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। जितने भी वहां पे विधेयक पारित होकर आते हैं, यानी पहले कहाँ आता है? लोकसभा में, फिर आता है दोस्तों राज्यसभा में, देन राज्यसभा के बाद कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक वो विधेयक लागू नहीं हो सकता, यानी फिर तब तक वो नियम या अधिनियम नहीं बनाया जा सकता। तो ये सारे के सारे शक्तियां किसके पास हैं? राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि उनका सेशन भी वही कराते हैं। ठीक है, लोकसभा का सेशन भी वही कराएंगे, राज्यसभा का सेशन भी वो कराएंगे। और इन केस कभी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कुछ मान लीजिए कोई बिल है, वो लोकसभा से पास हो गया लेकिन राज्यसभा ने पास नहीं किया वो बिल, तो उस केस में वो उनका जॉइंट सेशन भी करा बैठा सकते हैं। ठीक है, लोकसभा है, लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, है ना, लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, जिसमें वो पूरी लोकसभा भंग कर देता है। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, क्योंकि लोकसभा भंग है तो यानी प्रधा पीएम को भी क्या कहते हैं, इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। तो जब पीएम इस्तीफा दे देगा तो अपने इच्छा से किसी योग्य व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर सकते हैं लोकसभा भंग करने के टाइम पर। ओके, तो ये सारी की सारी शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो इसलिए विधायी शक्तियां किसकी हैं? राष्ट्रपति के अंदर आती हैं। नेक्स्ट, सांसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। अभी मैंने बताया लोकसभा के 2 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य को नॉमिनेट कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये मनोनयन का अधिकार है राष्ट्रपति को, सांसद समितियों, सांसद सदस्यों का, क्योंकि सांसद में कौन कौन आता है? लोकसभा राज्यसभा को मिला के ही सांसद बनता है ना। तो इनका मनोनयन का भी अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों, आर्टिकल नंबर 143, सॉरी 123, आर्टिकल नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। यानी कि कैसे? मान लीजिए कोई सांसद जो है वो सत्र में नहीं है, ठीक है, सेशन उसका नहीं चल रहा, उस केस में कोई जरूरी एक इस तरह से बिल आ गया जिस पर राष्ट्रपति को कुछ पास करना जरूरी है, यानी कोई ना कोई नियम बनाना जरूरी है। तो उस केस में राष्ट्रपति क्या करेगा? बिना सांसद के शस्त्र के वो अध्यादेश जारी करता है, जिसको आप ऑर्डिनेंस कहते हैं।
ठीक है, तो ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति की। किस आर्टिकल के तहत मिलती है? 123 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को शक्ति प्रोवाइड है कि वो लोकसभा या राज्यसभा यानी सांसद के सत्र में ना होने पर भी वो अधिनियम बना सकता है, जो कि केवल 6 सप्ताह तक मान्य होगा। उसके बाद वो सेशन बिठाए, देन फिर वहां पे वो उस बिल पर डिस्कशन हो, उसके बाद फिर वो अ, अधिनियम बना सकता है। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ 6 सप्ताह तक पारित वो मान्य होगा। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति भी 123 आर्टिकल किसको देता है? राष्ट्रपति को। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट है दोस्तों सैनिक शक्ति, यानी जो सर्वोच्च सैनिक शक्ति जो प्राप्त होती है वो राष्ट्रपति के अंदर ही होती है। ठीक है? राजनीतिक शक्ति, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। मान लीजिए जैसे अमेरिका है, रशिया है, या जितने भी कंट्रीज है जिनसे भी हमारे संबंध अच्छे हैं, यानी कि जिनके साथ भी हमारे संबंध जो कुछ ट्रीटी होती है ना, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की या फिर कोई भी संधि होती है एक तरह से, वो सब किसके नाम से जाता है? जो लेटर हेड जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही बन के जाता है। ओके, तो राजनीतिक दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि होती है ना, उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही वो कार्य में लाई जाती है। ओके, देन समाधान की शक्ति, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी को कोई महिला है, ठीक है, वो गर्भ अवस्था में है, उसने उसको मान लीजिए 2 साल की सजा मिली, राष्ट्रपति से उसने गुहार लगाई कि कृपया करके मेरी सजा कम कर दीजिए। उस केस में समाधान या उसकी सजा खत्म भी कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, या किसी को मृत्यु दंड मिला हो तो मृत्यु दंड को भी रोकने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और साथ ही ये भी प्रावधान है दोस्तों कि मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड मिला हो या कोई भी दंड मिला हो जिसकी उसने राष्ट्रपति से सजा कम कराने की या खत्म कराने की गुहार लगाई और राष्ट्रपति ने मना कर दिया, ठीक है, तो वो दोबारा गुहार नहीं लगा सकता। यानी एक बार ही वो राष्ट्रपति से अपनी सजा कम या खत्म करवाने की गुहार लगा सकता है। अगर राष्ट्रपति को एक तरह से तरस आ गया तो वो उनकी सजा कम कम या खत्म भी कर सकते हैं, या उसकी जो फांसी की सजा है उसको रोक भी सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि उसकी सजा कम कर दे या खत्म करा दे। ओके, तो ये समाधान की शक्ति या सजा कम कराने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां दोस्तों 352, 356 एंड 360। इन 3 आर्टिकल में जो आपातकाल लगते हैं दोस्तों वो इमरजेंसी के टाइम पे लगते हैं, यानी इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। जो मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार जो हमारे सस्पेंड हो जाते हैं ना, वो आपातकाल के टाइम ही हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बाहर बाहर देश ने आक्रमण कर दिया, तो उस केस में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार है। ओके, या मान लीजिए किसी भी राज्य क्षेत्र में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, यानी वहां पे संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं चल रहा है, तो उस केस में भी 356 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा देता है। ओके, एंड देन फिर मान लीजिए कोई वित्तीय संकट आ गया, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई देश में, तो उस केस में 360 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ओके, तो तो हमारे भारत में 3 तरह के आपातकाल लगते हैं, 352 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत। 52 के तहत किसी बाहर देश ने आक्रमण कर दिया यानी युद्ध स्टार्ट हो गया, उस केस में 352 के तहत लगेगा। ठीक है, 356 यानी संवैधानिक तंत्र का फेलियर हो गया तो उसके तहत लगेगा, और 360 में वित्तीय संकट के टाइम पे लगेगा। ओके, तो ये 3 तरह के आपातकाल की शक्तियां किसके हाथ में? राष्ट्रपति। तभी तो कहते हैं राष्ट्रपति शासन लागू हो गए, तो यानी वहां पे मौलिक अधिकार सारे के सारे सस्पेंड हो गए हैं। केवल सिर्फ वो गाइडलाइंस माने जाएंगे जो राष्ट्रपति चाहता है। केवल और केवल 2 आर्टिकल जो 2 मौलिक अधिकार है वो ही लागू रहेंगे, वो भी आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21, है ना। बस ये दोनों हमारे पास हमारे अधिकार रहेंगे, बाकी सब सस्पेंड हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, राष्ट्रपति की किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 143 के तहत, यानी मान लीजिए कोई भी सार्वजनिक महत्व के लिए प्रश्न कर सकता है, उस पर सुझाव मांग सकता है राष्ट्र सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से किसी भी टाइम। ठीक है, बट वो सिर्फ सुझाव दे सकता है, राष्ट्रपति के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता कि तुमने सुझाव मांगा है तो अब इसको मानना ही पड़ेगा। वो राष्ट्र मानना है या नहीं मानना वो पूरा राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है, बट अगर सुझाव मांगा है तो उसका कर्तव्य है देना सुझाव। ठीक है, तो 143 में प्रावधान है कि किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर कोई भी प्रश्न पूछ सकता है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से। ठीक है, वो भी सिर्फ परामर्श लेने की कि ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो सकता है, यानी मैं इसमें क्या डिसीजन लूं, इस बिहाफ पे वो
प्रश्न पूछ सकता है। अब वो अपना सॉल्यूशन बताएगा। अब जरूरी नहीं है कि वो जो सॉल्यूशन है उस पर वो डिसीजन ले या कोई दूसरा डिसीजन ले। ठीक है, तो उसके लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। देन राष्ट्रपति की दोस्तों वीटो पावर। वीटो पावर होती है दोस्तों रोकना। वीटो मतलब क्या होता है? रोकना। अब इंडिया में दोस्तों वैसे टोटल 4 तरह की वीटो होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली है दोस्तों एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो। दूसरी है दोस्तों क्वालिफाइड वीटो। तीसरी है दोस्तों सस्पेंसिव वीटो। एंड जो चौथी है वो है पॉकेट वीटो। तो ये 4 तरह की वीटो पावर है। अब ये वीटो होता क्या है? वीटो होता है दोस्तों रोक लगाना। अब रोक कैसे लगाना? अब जब आप जानते हैं कि भाई जो विधेयक होता है वो कहाँ कहाँ पारित होता है? वो पहले आया लोकसभा में। ठीक है, कोई भी बिल पास हुआ लोकसभा से, फिर वो बिल कहाँ पे आएगा? राज्यसभा में आएगा। देन फिर वो बिल कहाँ पे जाता है? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास ये वीटो पावर ये है कि या तो वो बिल पे रोक लगा सकता है इन वीटो पावर को यूज करके, या तो वो मंजूरी दे दे। मंजूरी दे दे तो वो पारित विधिनियम बन जाएगा। ठीक है, वो पारित हो गया। लेकिन अगर उनको रोकना है कि भाई उसको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है राष्ट्रपति को, तो वो अपनी वीटो पावर यूज करता है उस बिल को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये 4 तरह की हमारी वीटो होती हैं। पहली होती है एब्सोल्यूट वीटो। ये भी भारत राष्ट्रपति के पास है ये वाली पावर। दूसरी होती है सस्पेंसिव वीटो, ये भी पास राष्ट्रपति के पास है। और तीसरी पॉकेट वीटो, ये भी राष्ट्रपति के पास है हमारे भारत के। जो क्वालिफाइड वीटो है दोस्तों वो इंडियन प्रेसिडेंट के पास शक्ति नहीं है। ये केवल और केवल किसके पास है? ये अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास है ये वाली शक्ति, केवल और केवल। ठीक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है ये वाली वीटो की शक्ति जो है क्वालिफाइड वीटो। बाकी ये तीन किसके पास है? भारत वाले राष्ट्रपति के पास है। अब ये होती क्या है? मान लीजिए एब्सोल्यूट वीटो के तहत क्या है? कोई भी बिल लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास आया। राष्ट्रपति ने क्या कहा? राष्ट्रपति ने कहा कि भाई ये पॉइंट्स ठीक नहीं है, उसको बिल को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया लोकसभा में। तो लोकसभा वालों ने क्या किया? उस पॉइंट पे और भी ज्यादा डिस्कशन हुआ, देन फिर सॉल्यूशन निकाल करके आए। उस केस में क्या हुआ? राष्ट्रपति ने अपनी क्वालिफाइड वीटो यूज कर ली। ठीक है। दूसरा आता है दोस्तों सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या है? लोकसभा से कोई बिल पास हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, फिर राष्ट्रपति के पास आया। राष्ट्रपति ने क्या कहा कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं इसमें, तो तुम इसको ठीक करो। फिर वो वापस लोकसभा में जाएगा, लेकिन लोकसभा में कुछ डिस्कशन के बाद उसमें कुछ चेंज ना किया गया। ठीक है, अगर उसमें कोई चेंज कर दिया तो वो एब्सोल्यूट वीटो हो गया। लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं किया, उसको ऐसे के ऐसे ही पास कर दिया। फिर वो राज्यसभा में गया, फिर राज्यसभा ने भी उसको पास कर दिया। तो जब दोबारा बिना किसी चेंज के वीट वो जो बिल है वो आया ना राष्ट्रपति के पास, तो इस टाइम पे राष्ट्रपति उसको पास करने के लिए बाध्य है। यानी इस बार वो उसको वापस नहीं भेज सकता अगर दोबारा कोई बिल आ जाता है बिना किसी चेंज के। तो उस केस में क्या हुआ? जो उसकी वीटो पावर थी वो सस्पेंड हो गई, यानी किसी काम की नहीं रही, क्योंकि वो बिल तो तब भी पास हो जाता और चेंज करने के बाद भी पास नहीं हुआ, है ना। तो उस केस में उसको बिल को पास करना ही पड़ेगा, यानी उसको बिल को पास करने के लिए बाध्य है। तो इस केस में वो जो वीटो पावर है उसका क्या हो गया? सस्पेंशन हो गया है। तो उसी को क्या बोलेंगे? सस्पेंसिव वीटो। तीसरी होती है दोस्तों पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या है? पॉकेट वीटो में ये है कि अगर मान लीजिए कोई बिल है, अगर राष्ट्रपति चाहता है कि भाई ये अगर मैंने उसको वापस कर दिया लोकसभा को, इन केस उसने कोई चेंज नहीं किया, वापस भेज दिया, तो उस केस में उसका सस्पेंसिव वीटो आ जाएगा पिक्चर में। बट वो उसको चाहता नहीं है कि पास हो किसी भी हालत में, तो वो क्या करेगा? उस बिल को अपनी पॉकेट में संभाल के रख सकता है किसी भी कितने भी समय के लिए। यानी ये मेंशन नहीं है कि वो 1 साल के लिए रखे, 1 महीने के लिए रखे, या कुछ 6 महीने के लिए रखे। जब तक के लिए वो चाहे वो अपने पॉकेट में उस बिल को रख सकता है, कोई इस पे कोई प्रश्न उठाने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो वीटो पावर्स होती हैं ये हमारे इंडियन राष्ट्रपति के पास होती हैं। क्वालिफाइड वीटो में क्या है दोस्तों? क्वालिफाइड वीटो में ये है कि मान लीजिए कोई भी विधेयक पास हुआ लोकसभा से, देन राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति पाया, राष्ट्रपति को ठीक नहीं लगा, उन्होंने वापस भेज दिया लोकसभा में। तो जब वो वापस भेज दिया ना, अगर उसमें कुछ चेंज हो गया तो एब्सोल्यूट वीटो हो जाएगा। लेकिन उसमें अगर कुछ चेंज नहीं है, तो जितने बहुमत से वो पास हुआ था ना फर्स्ट टाइम पे बिल लोकसभा में, उससे यानी टोटल 2/3 बहुमत से पास होना पड़ेगा दूसरी बार में, अगर उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर कुछ चेंज हुआ है तो एब्सोल्यूट वीटो हो जाएगी। अगर उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ तो 2/3
बहुमत से पास होगा दोनों सदनों से, तभी जा करके वो क्वालिफाइड वीटो बनेगा। ओके, तो क्वालिफाइड वीटो है ये सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, तो इस पर हम ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। केवल तीन है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो है भारतीय राष्ट्रपति पर। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ पे है? 63 आर्टिकल में। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों जो उपराष्ट्रपति है वो किसका सभापति होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, याद रखिएगा। वो दोस्तों राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। जो उपराष्ट्रपति है वो सदस्य नहीं होता राज्यसभा का। वो क्या होता है? केवल और केवल सभापति होता है राज्यसभा का। अब सदस्य नहीं है तो इसका मतलब क्या है? जो वहां पे जिन बिल्स पर क्या कहते हैं, मत यानी यानी मतों की गणना होती है, उसमें उसको मत देने का अधिकार नहीं है उस बिल पर। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि जो बिल है उस पे इक्वल मत आया, जैसे मान लीजिए वहां पे 200 लोग थे उस दिन राज्यसभा में प्रेजेंट, 100 लोगों ने उसके पक्ष में है किसी बिल के। ठीक है, एक बिल आया जिसके 100 लोग पक्ष में है और 100 लोग विपक्ष में है। ठीक है, तो 100 लोग पक्ष में, 100 लोग विपक्ष में है, तो यानी वो उसको बहुमत नहीं मिला। तो निर्णायक जो निर्णय जो लेगा वो फिर किसके हाथ में आ जाता है? उपराष्ट्रपति में, क्योंकि वो क्या है? वो वहां का सभापति है। तो उपराष्ट्रपति ना तो सदस्य है और ना ही उसको मत देने का अधिकार है किसी बिल पर, बट वो एक निर्णायक मत जरूर दे सकता है इन केस अगर कोई बिल पर टाई या क्लैश हो गया। ठीक है, तो ये चीज, ये कार्य किसका है? उपराष्ट्रपति का। अब उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या है दोस्तों? कि वह भारत का नागरिक हो, 35 आयु की वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। केवल ये चेंज है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कि वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, और साथ ही निर्वाचन के समय किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ओके, तो ये है योग्यता उपराष्ट्रपति की। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल 66 के पहले क्लोज में सारे के सारे मेंशन्ड है। यानी इसका निर्वाचक मंडल कौन होता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सिंपल होता है, लोकसभा के सभी सदस्य, यानी जो इलेक्टेड हैं वो भी, और जितने भी नॉमिनेटेड हैं वो भी। ओके, और राज्यसभा के भी सभी सदस्य, जितने भी इलेक्टेड हैं वो भी इंक्लूड होंगे और जितने भी नॉमिनेटेड हैं वो भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन है? यानी वाइस प्रेसिडेंट के, यानी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन, निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? लोकसभा के सभी सदस्य, ऑल मेंबर्स, एंड दूसरे राज्यसभा के ऑल सदस्य। ठीक है, चाहे इलेक्टेड हो। ठीक है, ऑल का मतलब है इलेक्टेड भी प्लस नॉमिनेटेड भी, क्योंकि नॉमिनेटेड तो राष्ट्रपति द्वारा होते हैं ना, इसी वजह से नॉमिनेटेड उसके इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल नहीं होते राष्ट्रपति के। बट नॉमिनेटेड उपराष्ट्रपति द्वारा थोड़ी ना होते हैं, इसी वजह से लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होंगे वो सब चुनाव में चुनेंगे किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। इस वाइस प्रेसिडेंट का भी अगेन किसके द्वारा होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा इलेक्शन होता है। ठीक है, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुना जाता है भारत का उपराष्ट्रपति भी। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने के पूर्व पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। यानी उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्तियां भी करता है ना राष्ट्रपति, उसका अधिकार है, ये कर्तव्य है। तो उपराष्ट्रपति की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। साथ ही जो उपराष्ट्रपति शपथ लेता है ना, तो वो शपथ किसके सामने लेता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है। ओके, तो उपराष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेता है? राष्ट्रपति के सामने। और या फिर मान लीजिए इन केस राष्ट्रपति प्रेजेंट नहीं है, तो राष्ट्रपति किसी एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर देगा, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कर दे, चाहे अटॉर्नी जनरल को कर दे, वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है कि किस व्यक्ति को नियुक्त कर रहा है। तो उपराष्ट्रपति को उस नियुक्त किए गए व्यक्ति के सामने शपथ लेनी पड़ेगी, इन केस राष्ट्रपति प्रेजेंट नहीं है वहां पे तो। ओके, तो या तो वो शपथ ग्रहण किसके सामने करेगा? राष्ट्रपति द्वारा के सामने करेगा, या जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया उसके सामने शपथ लेगा अपने पद ग्रहण करने की। ओके, नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद पे बना रहेगा। यानी कि कार्यकाल कितना होता है उपराष्ट्रपति का भी?
5 वर्षीय होता है। ओके। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना हस्ताक्षर लेख द्वारा त्याग पत्र दे देता है राष्ट्रपति को। इन केस मान लीजिए उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ा, तो वो किसके सामने अपने जो क्या कहते हैं, जो पद को त्याग कर, यानी अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देगा, किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को। ओके। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, जिसे राज्यसभा ने समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया है। अब दोस्तों, राज्यसभा का जो ये सभापति होता है, तो राज्यसभा के, यानी इसको महाभियोग द्वारा किस तरह हटाया जाएगा, राज्यसभा के जितने भी प्रेजेंट है ना राज्यसभा में सदस्य है, अगर वे उस बिल पे पूर्ण बहुमत दे दें कि हाँ भाई इस प्रेसिडेंट को अब, वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाए, तो राज्यसभा के क्या कहते हैं, एक संकल्प यानी कि एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा राज्यसभा में कि वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाया जाए इस बार। ओके। तो उस केस में क्या होगा, उसके सभी समस्त सदस्यों के पूर्ण बहुमत से वो अगर प्रस्ताव पारित हो गया, फिर वो कहाँ पे जाएगा, लोकसभा में जरूर जाएगा। लोकसभा ने भी उस पर पूर्ण बहुमत अपनी सहमति जाहिर कर दी कि हाँ भाई उसने कुछ संविधान का वो क्या कहते हैं, वॉयलेट किया है रूल, तो इनको हटाया जाना चाहिए अपने पद से। तो वो पूर्ण जांच के बाद लोकसभा से भी अगर वो पारित हो जाता है, तो उसी टाइम उपराष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक बना रहेगा अपने पद पर जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं चुना जाता, सेम ऐसे ही राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, की तरह। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय ही करता है। ओके। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम करता है। अब दोस्तों, जब ये राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है एंड उपराष्ट्रपति एज अ राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है, तो राष्ट्रपति को मिलने वाले सभी वेतन भत्ते सभी किसको मिलते हैं, उपराष्ट्रपति को मिलते हैं, और जो उपराष्ट्रपति के रहते हैं वो सब छिन जाते हैं। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति की तरह काम करेगा, तो राष्ट्रपति को मिलने वाले भत्ते सारे के सारे, वेतन भत्ते जितनी भी सुविधाएं हैं, वो सब किसको मिलती हैं, उपराष्ट्रपति को मिलने लगती हैं। ओके। एंड उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि कितनी है, 6 माह। यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर सिर्फ 6 महीने तक ही काम कर सकता है। इसी बीच चुनाव करा लिए जाने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो उस केस में फिर यानी वो चुनाव आयोग की वो गलती है फिर। ओके। तो राष्ट्रपति का 6 माह तक ही उपराष्ट्रपति एज अ राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, और सभी वेतन भत्ते जितनी भी सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती हैं वो सब उपराष्ट्रपति को मिलेगी। और उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति पद के लिए काम कर रहा होता है, तो ना तो वो राज्यसभा का सभापति रहता और ना ही वो अपने पद पर रहता उस टाइम पर। नेक्स्ट आता है दोस्तों, भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। अब दोस्तों, ये जो महान्यायवादी होता है, ये इसको एक तरह से अगर सिंपल टर्म्स में कहूँ, तो ये सरकार का वकील होता है। क्या होता है, सरकार का वकील। यानी जितने भी वाद विवाद मुद्दे जो सरकार के खिलाफ जितने भी केस दायर होते हैं, उन सब की पैरवी यही करता है भारत का महान्यायवादी। ठीक है। तो महान्यायवादी सर्वप्रथम क्या होता है, भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। क्या होता है, भारत सरकार का विधि अधिकारी, यानी जो भारत सरकार है उसका वकील होता है ये। ओके। भारत महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये मैंने आपको बता दिया था, है ना। राष्ट्रपति करता है महान्यायवादी की नियुक्ति, और उसी के ही सामने वो अपनी शपथ या पद की शपथ धारण कर, यानी पद की शपथ ग्रहण करता है। ओके। देन महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो विधि का अधिकारी है सर्वोच्च कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। तो इसी वजह से जो सर्वोच्चतम यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसका न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता चाहिए, सेम वही भारत का महान्यायवादी बनने के लिए भी वही चाहिए। और दोस्तों, इसकी जो शपथ और ये जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। साथ ही इसको जो वेतन और भत्ते मिलते हैं ना, वो भी डिसाइड किसके द्वारा होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा ही होते हैं। ठीक है। और साथ ही महान्यायवादी को क्या क्या अधिकार है, महान्यायवादी को अधिकार है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। इसको क्या कहते हैं, भारत के महान्यायवादी को। ठीक है। यानी कि वो किसी भी
क्षेत्र का, चाहे सर्वोच्च न्यायालय, चाहे उच्च न्यायालय, या कोई भी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, लोक अदालत, या कोई भी अधीनस्थ न्यायालय हो, वहाँ उसमें किसी भी न्यायालय में जा करके राज्य हित के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है उसको। साथ ही दोस्तों इसको ये भी अधिकार है कि वह लोकसभा और राज्यसभा, हालांकि ये लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी उनके सेशन को अटेंड कर सकता है, उसमें प्रश्न सवाल जवाब डिबेट कर सकता है मतलब, और साथ ही क्या, अपना निर्णय भी दे सकता है। बट इसको सिर्फ और सिर्फ मत देने का अधिकार नहीं है, इसको, भारत के महान्यायवादी को, लेकिन वो उसके सेशंस भी अटेंड कर सकता है। ओके। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम राज्य की कार्यपालिका देखेंगे। आज हमने केंद्र की पढ़ी, तो केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन आया हमारे, अगर आपको याद हो, तो हमें हमारे जो कंपोनेंट्स हैं किसके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, किसके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, कौन कौन है दोस्तों वो, पहला है प्रेसिडेंट, जो कंपोनेंट है, दूसरे है सांसद, या मैं लोकसभा राज्यसभा लिख दूं, ठीक है, और साथ ही कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी जो ये महान्यायवादी, आर्टिकल नंबर 76 पढ़ा हमने, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं केंद्र और राज्य में क्या डिफरेंस है, तो केंद्र में आ जाता है आपका राष्ट्रपति, राज्य में आ जाता है सेम ऐसी इसी उसका राज्यपाल, इसके अंदर होता है सांसद। ठीक, संसद में कौन होते हैं, दो सदन होते हैं, एक निम्न सदन होता है, एक उच्च सदन होता है, या उच्च सदन, निम्न को आप लोकसभा कहते हैं, एंड उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे, और लोकसभा में कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी पीएम होता है, प्रधानमंत्री, और साथ ही क्या होता है उसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी उसका मंत्री परिषद होता है। सेम ऐसे ही अगर राज्य में बात करें, तो राज्य में क्या होता है, यहाँ पे होता है दोस्तों मंत्रिमंडल। इसमें क्या होता है, इसमें भी निम्न और उच्च सदन होते हैं, जिसको आप विधानसभा, सॉरी मंत्रिमंडल नहीं, इसको विधानमंडल कहते हैं, विधानमंडल। विधानमंडल में निम्न सदन होता है एक, एक उच्च सदन होता है। निम्न सदन को आप बोलते हो विधानसभा, ये राज्य में की कार्यपालिका, विधानसभा, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरा होता है दोस्तों विधान परिषद। ठीक है? विधान परिषद होता है जिसको आप बोलते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड उच्च विधान परिषद के मेंबर्स को मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सीएम, चीफ मिनिस्टर। ओके, और उसका मंत्री परिषद। हम्म। तो ये सारी की सारी जो है, ये केंद्र सरकार है, ये राज्य सरकार है। केंद्र में राष्ट्रपति होता है, और ऐसे ही राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है। फिर दो सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन, जिसमें कौन कौन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। एंड देन इसमें क्या होता है, विधानमंडल होता है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होता है। ठीक है, विधान परिषद दोस्तों सभी राज्यों में नहीं है, ये कुछ ही राज्यों में है। कौन किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है, विधान परिषद बिहार में है। ठीक है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है। ठीक है, तो इन वाले स्टेट्स में विधान परिषद है, बाकी स्टेट्स में नहीं है। ओके, तो ये विधान परिषद हो गए। सेम ऐसे ही पीएम होता है केंद्र में, चीफ मिनिस्टर होता है राज्य में। ओके, तो आप इसका देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो ये केंद्र की कार्यपालिका और ये राज्य की, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे, न्यायालय पढ़ेंगे, और जितने भी हमारे आयोग हैं, जैसे नीति आयोग हो गया, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हो गया, ठीक है, महिला आयोग हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट आयोग हैं, और जैसे कि और बाकी क्या कहते हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं,
यानी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनके आयोग हो गए। ओके, और बाकी जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कन्वर कर देंगे। और लास्ट यानी टोटल मैं आपको 3 लेक्चर में संविधान निपटा दूंगा, तो दो दो मैंने कर दिए हैं, तो एक और लेक्चर आएगा जिसमें आपका संविधान पूरा हो जाएगा। ओके, तो अगर दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टिल दैट, थैंक यू।